जी हाँ दोस्तों, ये महासंग्राम वीडियो होने वाला है जो कि एक वीडियो देखने के बाद आपको 45 मार्क्स प्राप्त होगा। ठीक है, केवल एक वीडियो देखो और 45 मार्क्स प्राप्त करो, क्योंकि आप सभी को पता है जो एएससी हिंदी है वो टोटल 50 मार्क्स का आता है, लेकिन आपको एक वीडियो देखने के बाद आपका 45 मार्क्स रखा हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा। और ये यूट्यूबर का पहले ऐसा वीडियो है जिसमें से एक ही वीडियो देखने के बाद आपका 45 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स का मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टोटल 50 मार्क्स का होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 45 नंबर पक्का आपके हाथ में होगा तो होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, उसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी एक वीडियो को देखना और उसके बाद आपका एएससी हिंदी का डर सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बीबीयू सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट के लिए जिनका सेशन 23 से 27 है एएससी हिंदी का। टोटल हम मार्क्स बात करने वाले हैं 45 मार्क्स का। जी हाँ, एक ही वीडियो के अंतर्गत हम 45 मार्क्स का बात करेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स जो है उसमें एक नंबर में कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, कहाँ से दे देगा इसका कोई भी पता नहीं है। लेकिन जो हम 45 मार्क्स की बात करेंगे ना, ये पक्का आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आप उसको फोड़ करके आओगे। ठीक है, 45 मार्क्स केवल आपको ये 5 टॉपिक्स दिलाएगा। ये जो आपको 5 टॉपिक्स दिख रहा है ना, पत्र लेखन, निबंध लेखन, पलवन, संक्षेपण, ज्ञापन, ये आपका 15-15 मार्क्स में आएंगे। और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पत्र लेखन टाइप 1 हो गया आपका, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया। सेम ऐसे ही निबंध लेखन से टाइप 1 इस टाइप से आएंगे, टाइप 2 हो सकता है ये ऐसे आ जाए, पलवन से भी टाइप 1 टाइप 2 आएगा। सेम ऐसे ही संक्षेपण से भी पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, यानी टाइप 1 टाइप 2 करके ऐसे करके। ज्ञापन से भी टाइप 1 या टाइप 2 इस प्रकार से आएगा। तो हम ए टू जेड हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो केवल जो आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ के जाना है आपके एग्जाम में, वो केवल आपको 5 टॉपिक्स पढ़ के जाना है। और ये 5 टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जो 15-15 मार्क्स वाले में आएंगे। ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक एक करके कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और उसका आंसर भी देखने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। पहले पत्र लेखन देखेंगे, निबंध लेखन देखेंगे, पल्लवन, संक्षेपण, ज्ञापन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पत्र लेखन। तो देखिए दोस्तों, पत्र लेखन से जो कि आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो किस प्रकार से होंगे। तो 15 मार्क्स के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो या तो टाइप 1 से होंगे, या तो टाइप 2 से होंगे, या तो टाइप 3 से होंगे। अब देखिए, टाइप 1 में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टाइप 1 में पूछे जाएंगे, जैसे अपने मोहल्ले में साफ सफाई हेतु नगर निगम को पत्र, यानी कोई अधिकारी के पास पत्र आएगा जो आपके जिला में बैठते हैं, पंचायत में बैठते हैं। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, यानी कि आपके जो आएंगे वो कोई अधिकारी के पास एक पत्र आएंगे। जैसे हो गया अपने शहर की गंदगी दूर करने हेतु जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखना है। फिर हो गया आपका मेधा शाह दीनता छात्रवृत्ति हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखना, यानी कि छात्रवृत्ति के लिए, यानी कि आप पिछला क्लास से नेक्स्ट क्लास में चले गए हो, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, इसके लिए आपको क्या करना है, कल्याण पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखना है। तो मतलब एक आपका जो पत्र आएगा वो कोई अधिकारी के पास आ जाएगा। ठीक है, या तो एक ऐसा पत्र होगा आपका जो कि आपके स्कूल में ही आएगा, जैसे अपने स्कूल में शुल्क माफ कराना है, आपका फीस ज़्यादा होगी उसको कम कराना है, या तो 5 दिनों की छुट्टी लेना है, या तो आपके स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग एक टीचर की मतलब लाने की संबंध में कि एक टीचर की बहाली किया जाए, या तो जो साइंस के टीचर है उसको चेंज किया जाए, दूसरे वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो उसकी जगह में दूसरे टीचर को लाया जाए। मतलब देखो, जो पत्र आएंगे वो कोई अधिकारी के पास दे दिया जाएगा, या तो एक ऐसा पत्र आएगा आपका जो आपके स्कूल के अंदर ही होगा, स्कूल के बारे में दे दिया जाए, चाहे पैसा माफ़ कराने की बात हो, चाहे शुल्क माफ़ कराने की बात हो, या तो कोई 4-6 दिन की छुट्टी हो लेने की बात हो। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। या तो एक पत्र आएगा अपने पिताजी के पास, यानी कि अपने रिलेशन के पास, अपने पिताजी के पास एक पत्र, भाई के पास पत्र, बहन के पास पत्र, जैसे पिताजी को 500 रुपये मांगने हेतु एक पत्र हो गया। या तो आप क्या किए, आप प्रथम लाएँ, यानी कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं 6 में 9 में 10 में कोई भी क्लास में, उसमें प्रथम लाएँ यानी कि फर्स्ट लाएँ। तो इस खुशी को आप क्या करें, अपने भाई के पास शेयर करें, यानी कि अपने भाई को बधाई देते हुए, ठीक है, कि हम क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, फर्स्ट डिवीजन ला लिए। इस खुशी में आप क्या करें, अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पत्र लेखन आएंगे। तो पत्र लेखन 3 प्रकार के हो जाएंगे, टाइप्स 1, टाइप्स 2 और टाइप्स 3। ये तीनों में से कोई एक देंगे, तीनों का तीनों नहीं देंगे। ठीक है, चलो तो हम ट्रिक देखेंगे। हम इसका एक ट्रिक देखेंगे। इस पर कोई भी अधिकारी के पास आ जाए, सेम आपको वही उतारना जो मैं ट्रिक बताऊंगा। सेम ऐसा ही दूसरा कभी एक ट्रिक बताऊंगा और तीसरा कभी एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से अधिकारी के पास कोई भी अगर आपके पास पत्र आ जाए तो जो मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको सेवा में लिखना है, अध्यक्ष महोदय सब में लिखना है। ठीक है, चाहे नगर निगम में दे दे, चाहे विद्युत विभाग में दे दे। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सेवा में हो जाएगा, उसका तो अध्यक्ष महोदय सब में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नगर निगम के पास लिखना था, इसलिए हम यहाँ पे नगर निगम लिखे। मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नगर निगम ना दे करके दे देता है विद्युत विभाग, तो आपको भी यहाँ पे लिखना है विद्युत विभाग कोडरमा। तो जो भी आपका एरिया है, कोई भी एरिया लिख सकते हैं, यहाँ पे मायने नहीं रखता एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि अगर स्कूल से बाहर किसी पर भी पत्र दे दे, सेवा में सब कुछ सेम रखना है, अध्यक्ष महोदय सेम रखना है, और पत्र में ही क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ नगर निगम था तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, नगर निगम कोडरमा। ठीक है, अगर विद्युत विभाग रहता तो हम विद्युत विभाग कोडरमा लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको चेंज करना है, और ये कहाँ चेंज करना है, क्वेश्चन से देख के लिख देना है। उसके बाद दिनांक लिख देना है, जिस दिन का आप परीक्षा है, कोई भी दिनांक लिख सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, उसके बाद विषय में जैसे कि यहाँ पे मोहल्ले की साफ सफाई के संबंध में लिखना था, तो यहाँ पे लिख दिया मोहल्ले की साफ सफाई के संबंध में। हो सकता है कि आपको विद्युत विभाग के पास लिखना है कि बिजली नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिजली की समस्या के संबंध में। ठीक है, बिजली की समस्या के संबंध में। विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली, तो बिजली की समस्या, तभी तो बिजली की समस्या के संबंध में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने महोदय में क्या लिखा है, मैं मोहन कुमार। देखिए, जब भी आप स्कूल से बाहर का कोई भी पत्र लिखेंगे, अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम और किस वार्ड में रहते हैं ये आपको पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैं मोहन कुमार, पिता रामेश्वर यादव, ग्राम सोहनपुर और के वार्ड क्रमांक 2 का निवासी हूँ। वार्ड संख्या भी रहता है ना गाँव में, तो 2 का निवासी हूँ। ठीक है, इस गांव में सफाई का कार्य पूरी तरह से खराब है। नगर निगम के कर्मचारी 15 दिन में एक बार इस वार्ड में क्या करते हैं, आते हैं। बाकी दिन में कूड़ा कचरा गलियों में फैले रहते हैं और चारों और गंदगी रहती है, एवं नालियां भी नियमित रूप से साफ नहीं की जाती है, जिस कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और हमारे लिए बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आप और भी चाहें तो बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ पे बीच में सिर्फ अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, ग्राम लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपको जो समस्या इधर पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ करके आपको बीचों बीच से स्टार्ट करना है। इस लाइन को छोड़ देना है, उसके बाद इस लाइन में आपको बीचों बीच से स्टार्ट करना है। ठीक है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करने का कष्ट करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। अगर बिजली विभाग पर भी रहता है ना, तब भी आपको ये सेम लिखना है। मान लो कि बिजली की समस्या, तब भी तो ऐसे ही लिखेंगे कि आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना जल्द हो सके आप इस समस्या का निवारण करें। तो ये सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको जो मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा बताया वो आपको क्या करना है, चेंज करना है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि बिजली की समस्या है ना, तो यहाँ पे साफ सफाई थोड़ी नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद बीचों बीच में लिख देना है नीचे सह धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपका विश्वासी। ठीक है, और नाम लिखना है आपका और मोबाइल नंबर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स 2 का। ठीक है, टाइप 2 मतलब जो अपने स्कूल में ही आएगा, यानी कि अपने स्कूल के अंदर ही आएगा कोई भी चीज़ों पर लिखने के लिए। तो इसका क्या ट्रिक है, चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब स्कूल के अंदर किसी पर दे दें, चाहे वो शुल्क मतलब जो फी है, महीना फी, वो माफ़ कराने के संबंध में दे दे, छुट्टी के संबंध में दे दे, या तो परीक्षा शुल्क माफ़ कराने के संबंध में दे दे, या तो आपको 10 दिन का छुट्टी लेना है इसके संबंध में दे दे, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और अपना यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, चाहे किसी पर भी पत्र दे दे, ये सब कुछ इसमें सेम ही रहेगा। ठीक है, दिनांक सेम रहेगा। विषय यहाँ शुल्क माफ कराने के लिए है तो लिखे हैं शुल्क माफ कराने के संबंध में, या तो शुल्क माफ कराने के लिए पत्र। मान लो कि आप महीने परीक्षा शुल्क माफ करा रहे हैं तो लिखेंगे परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए। अगर छुट्टी ले रहे हैं तो लिखेंगे छुट्टी के संबंध में। ठीक है, यहाँ महोदय लिखेंगे। अब देखिए, जब हम लोग स्कूल में लिखते हैं ना, तो अपना नाम और आप किस क्लास में हैं वो बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो सभी निवेदन है कि मैं मंटू कुमार कक्षा 12वीं का एक छात्र हूँ। मेरे पिता एक साधारण किसान है। कुछ भी बहाना लगा देना, ये मत सोचना कि ये बहाना सही होगा गलत होगा, कुछ भी बहाना लगा देना है। यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, बस आपको चेक किया जा रहा है कि आप कैसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, साधारण किसान और मेरी माँ का तबीयत कुछ दिनों में से बहुत ही खराब चल रहा है। मेरा परिवार की स्थिति अच्छा नहीं है, जिसके कारण मैं स्कूल का महीना शुल्क देने में असमर्थ हूँ, मतलब स्कूल का फीस नहीं दे पाएंगे। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके मेरी समस्या को देखते हुए मेरा महीना शुल्क माफ़ कर देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना आपका विश्वासी छात्र, अगर लड़की है तो आपका विश्वासी छात्रा, नाम आपको दे देना, क्लास दे देना, रोल नंबर दे देना। ये हो गया आपका खत्म। आपको 15 नंबर बस इतना ही में मिलेगा। तो
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टैब 3, जो कि आपके रिलेशन में आएंगे, भाई के पास, पिता के पास, ठीक है, माँ के पास, बहन के पास, अपने दोस्त के पास, यही सबसे रिलेटेड क्या आएगा, आपका एक पत्र आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। चाहे आपके पिताजी के पास कोई भी पत्र लिखने के लिए आ जाए, या तो फिर आपके भाई के पास, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, बहन के पास, माता पिता, भाई बहन, दोस्त आदि किसी के पास भी लिखने के लिए दे दिया जाए, फॉर्मेट आपको बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, आपको अपना एड्रेस देना है। जो आदमी लिख रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस पहले दूंगा, ठीक है। जैसे मैं अभी कहाँ पर हूँ, ग्राम छोटा नागपुर में हूँ, पोस्ट सोनपुर में हूँ, थाना कोडरमा है, झारखंड। ये आपको अपना क्या लिखना पड़ेगा, अपना पता लिखना पड़ेगा, ताकि पढ़ने वालों को पता तो चले कि ये कौन भेजा है मेरे पास पत्र। तो ये आपको पहले लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन का गैपिंग छोड़ना है, दिनांक लिखना है, जो भी आपका डेट है, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं पत्र, वो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना है। उसके बाद एक लाइन को फिर से आपको गैपिंग करना है, और आपको लिखना है पूज्य पिताजी। अगर आप दादाजी के पास लिख रहे हैं तो पूज्य दादाजी, पूज्य माताजी, ठीक है, पूज्य दादी जी जो आपसे बड़े हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई छोटे हैं, दोस्त मित्र आदि, तो आप लिखेंगे प्रिय पवन या प्रिय मित्र, ठीक है। और आपके कोई मतलब आपके ऐसे हैं जिसको आपको आदर करना है, ठीक है, आदर भाव से बताना है। आपके बड़े भाई हो गया तो आप क्या बोलेंगे, आदरणीय भैया, या तो जो आपके भैया का नाम है, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम, ठीक है। आपके दोस्त हैं तो आप यहाँ पे नमस्ते भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक लाइन का आप गैपिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कारण बताना है। आप जितना लंबा चौड़ा लिख सकते हो, ये आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार से लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मेरा टॉपिक्स क्या था, मेरा टॉपिक्स था कि 500 रुपया मांगना अपने पिताजी से। तो कुछ तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे कॉपी की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, या तो पैसा हमको फीस जमा करना है। कुछ तो हमको बताना पड़ेगा ना कि फ़ी वगैरह जमा करना है, इसके लिए हमको ज़रूरत है पैसे की। तो वही सब यहाँ पे कारण लिखेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको एक अच्छा पॉइंट्स लिखना पड़ेगा कि मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला है। ये आप हर में डाल सकते हो, चाहे भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, किसी के पास भी आ जाए, ये चीज़ हर में डाल सकते हो, ठीक है। आपने मुझे अपना समाचार लिखने को कहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ और मैं अपने क्लास में, देखो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सब में सेम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इधर ये रीजन है, कारण, तो कारण सबका अलग अलग होगा। जैसे भी पैसा ले रहे हैं तो इसका कारण अलग है। अगर मान लो कि आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है तो उसका कारण अलग होगा, ठीक है। जो टॉपिक्स दिया जाएगा उस टॉपिक्स पे आपको लिखना है। तो यहाँ से देखो, और मैं अपने क्लास में प्रथम अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हूँ, मतलब अपने पिताजी को हम बता रहे हैं कि जो मेरा अपने क्लास में जो रिजल्ट आया उसमें हम फर्स्ट अंकों के साथ क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब मैं आगे और भी मेहनत करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या तो कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ किताबों की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। इसलिए आप कृपा करके मुझे 500 रुपये किताब खरीदने हेतु भेज देंगे, ताकि मैं पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सकूं। कितना अच्छा से फुसलाया जा रहा है, कितना अच्छा मीठा मीठा बोला जा रहा है, ताकि पैसे आराम से आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस लाइन को छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा, क्योंकि फ़ोन पे वगैरह उस टाइम नहीं चल रहा है। आप ये पत्र लिखने का मतलब क्या है कि फ़ोन पे वगैरह नहीं चल रहा है। अगर फ़ोन पे चलता, गूगल पे चलता, तो आप पत्र क्यों लिखते हैं, डायरेक्टली कॉल करके बोलते हैं। तो मनी ऑर्डर के द्वारा लिखेंगे, या तो आप मेरा खाता में डाल देंगे, ठीक है। तो आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 500 रुपये भेज दें, ताकि मैं पुस्तक खरीद सकूं और अपने पढ़ाई सुचारू रूप से जारी क्या कर सकूं, रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है कि बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटे लोगों को आशीर्वाद, आपका पुत्र। अगर आप भाई के पास लिख रहे हैं तो आपका भाई, मित्र के पास लिख रहे हैं तो आपका मित्र, और अपना नाम बता देना है। इस प्रकार से फाइनली ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा छोटा हो जा रहा है, इससे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, तो आप कुछ और यहाँ पे कारण अच्छा से लिख दें, कुछ और कारण बढ़ा दें कि इस बार मैं बहुत मेहनत करने के लिए सोचा हूँ, और अगला क्लास में जो मैं गया हूँ उसमें कुछ अतिरिक्त पुस्तकें की ज़रूरत है, ताकि मैं और भी बेहतर परिणाम ला सकूं, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आप कारण लिख सकते हैं। या तो फिर मैं अब जो जिस क्लास में पढ़ाई, या तो फिर जिस स्कूल में नामांकन ले रहा हूँ वो काफ़ी दूर है, तो इसके लिए मुझे एक साइकिल की ज़रूरत है, तो मैं साइकिल लेना चाहता हूँ। ये भी कारण बना सकते हैं, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो कुछ भी कारण बना करके आपको क्या करना है, 500 रुपये प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, जगह कंप्लीट हो जाएगा।
अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों जो पत्र लेखन यानी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे निबंध लेखन, ठीक है। तो देखिए निबंध जो लेखन है ये भी आपका 15 मार्क्स में आएगा। और निबंध लेखन भी दो प्रकार के आ सकते हैं। एक तो हो गया आपका टाइप 1 इस प्रकार से, और दूसरा हो गया टाइप 2 इस प्रकार से। टाइप 1 का मतलब हो गया कोई भी टॉपिक्स पर आपका आ सकता है, कोई भी टॉपिक्स पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शिक्षा का महत्व, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, झारखंड की प्रकृति दृश्य, पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण के बचाव पर, डिजिटल भारत, अपने प्रिय पुस्तक पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, पुस्तकालय का महत्व, ये सब पर किसी पर भी आ जाए तो इसका एक ही ट्रिक है, उसी पर सारा बन जाएगा, ठीक है। और एक आपका क्या है, कोई कवि पर दे देगा। जैसे आपका प्रिय कवि, कोई भी कवि ले लेना है। जैसा अगर कवि आ जाए आपका प्रिय कवि पर तो तुलसीदास उठा लेना है, प्रेमचंद उठा लेना है, जो आपको बेहतर लगेगा वो उठा लेना है। हो सकता है कभी तुलसीदास पर दे दे, कभी प्रेमचंद पर दे दे, तो कोई कवि पर देगा तो इसका एक अलग ट्रिक है, ठीक है। बाकी कवि को छोड़ करके अगर कोई दूसरा टॉपिक्स में देता है तो इसका अलग ट्रिक है। तो चलो हम दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं निबंध में टाइप 1 में, इनमें से कोई भी दे दे, इसका ट्रिक क्या है। हेलो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ 15 मार्क्स में आपका एक निबंध पूछा जाता है, ठीक है। तो हम निबंध चाहे किसी पर भी दे दें, ठीक है। हम आप सभी को ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि आप निबंध में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं और हर एक निबंध को आप अटेंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि निबंध और निबंध बहुत सारे निबंध हैं। अब आप अगर 10 निबंध भी पढ़ करके जाओगे तब भी ये गारंटी नहीं है कि वही निबंध आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि एक निबंध 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक पत्र भी 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम में लाऊंगा, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे ऊपर एक निबंध लिखने को मिल जाए जो कि टोटल आपको अगर 15 मार्क्स का होता है, ये हम एक पेपर का कटिंग लिए जो प्रीवियस ईयर पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया गया है। 5 में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको लगता है उस पर आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी निबंध लिखने के लिए देता है ना, तो हमेशा ऑप्शन में कम से कम 2 तो जरूर रहता है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही निबंध दिया और उसी पर आपको लिखना ही लिखना है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। 2 देता है या तो फिर 2 से अधिक भी देता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिया गया है, 5 में से किसी एक पर लिखना है, ठीक है। तो हम इसका लिखने का तरीका बताएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चाहे निबंध किसी पर भी दे दे, इसका लिखने का 2 ही तरीका है। या तो निबंध वो पॉजिटिव वे में होगा या तो नेगेटिव वे में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। यहाँ पे आपको बेरोजगारी की समस्या दिया गया, झारखंड की प्राकृतिक दृश्य, राजभाषा हिंदी, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल भारत। तो हम सभी पर आपको डिस्कस करते हैं कि आपको लिखना किस प्रकार से, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी निबंध क्यों ना आ जाए। अब चलते हैं इसके ट्रिक की ओर, ठीक है। चाहे आपको किसी पर भी दे दे, ठीक है। सबसे पहला इसका ट्रिक है दोस्तों कि परिचय। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है महत्व, उसका महत्व लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको प्रभाव, उसके बाद लिखना है आपको लाभ या तो सुधार। अब देखिए हर एक निबंध में लाभ ही नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितने भी सारे निबंध दिया जाएगा सब में लाभ का लाभ ही नहीं होगा। तो जिसमें आपको लगे कि लाभ नहीं है उसमें आपको सुधार लिखने की जरूरत है। अब किसमें क्या है, कैसे लगाना है, मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको हानि लिखना है, नेक्स्ट आपको उसका उपाय लिखना है, एंड नेक्स्ट आपको उपसंहार लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल आपका 7 पॉइंट्स दिया गया है। ये 7 पॉइंट्स में से हो सकता है कि कोई ऐसा निबंध हो जिसमें से कुछ पॉइंट्स ना लगे। जैसे हो सकता है कि कोई ऐसा निबंध हो जिसमें से महत्व नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी निबंध होंगे जिसमें से लाभ नहीं लगेंगे तो उसमें सुधार लिखना है, ठीक है। जिसमें सुधार नहीं लगेंगे उसमें लाभ लिखना है। मैं आपको एक बताता भी हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है किसी भी निबंध के लिए, चाहे आप कोई भी निबंध लिखो, इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है इतना, ठीक है। अब हम एक करके एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। अगर मान लो कि बेरोजगारी की समस्या पर आपको लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग में यहाँ पे लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या, जो भी आपको लिखना है 5 में से जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, नंबर 1 और परिचय लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, परिचय लिख करके इधर आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले उसका परिचय देंगे, ठीक है। बेरोजगारी क्या है, तो जब लोग अपने आवश्यकता से कम रोजगार प्राप्त करते हैं, ठीक है। जब लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता से कम रोजगार प्राप्त करते हैं तो वही हमारा बेरोजगारी कहलाता है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ते जा रहा है। लोग शिक्षित होकर के भी अपना जीवन रोटी तक नहीं चला पाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, बेरोजगारी है। तो मतलब उसको एक परिचय देना है कि आखिर बेरोजगारी है क्या। मैं आपको डीपली में नहीं जा रहा हूँ, बस ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बेरोजगारी की बात करूँ तो क्या बेरोजगारी का कोई महत्व हो सकता है क्या, बेरोजगारी का कोई महत्व होगा क्या, तो इस पॉइंट को आपको क्या कर देना है, काट देना है।
ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पॉइंट कटेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट कटेगा या तो फिर कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आप काट देना क्योंकि बेरोजगारी का कोई महत्व ही नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं बेरोजगारी का महत्व, प्रभाव। तो बेरोजगारी का प्रभाव है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, ठीक है, और इसका प्रभाव क्या आ रहा है कि सभी लोगों पर पड़ रहा है, उनके बच्चे पर पड़ रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे से मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब उनके माता पिता नहीं कमा पाएंगे, बेरोजगार होंगे, तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, उच्च शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, उनके बच्चे पर पड़ रहा है, ठीक है, आने वाले पीढ़ियों पर पड़ रहा है, भूखे मर रहे हैं वो, तो इनका ये प्रभाव पड़ गया इन पर। उसके बाद आते हैं इसका लाभ होगा या सुधार होगा। तो देखिए ये बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का कोई लाभ है क्या? बिल्कुल लाभ नहीं है, आप खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी का कोई लाभ नहीं है, बल्कि बेरोजगारी में हमें सुधार करने की जरूरत है। तो बेरोजगारी में सुधार कैसे हो सकता है? सरकार ऐसी योजना निकाले जिससे सभी लोगों को रोजगार मिले, शिक्षित लोगों को सरकार नौकरियां दे, ठीक है। अब बड़े लोगों को ही सिर्फ नौकरियां ना दे, क्योंकि अभी के समय में देखा जाता है कि बड़े लोगों को ही सबसे ज़्यादा नौकरियां प्राप्त हो रही है, बड़े लोग ही सबसे ज़्यादा ऊंचा मुकाम की ओर पहुंच रहे हैं, गरीब लोग गरीब ही बन करके रह जा रहे हैं। तो सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे सभी लोगों को रोजगार मिल सके। तो सुधार करने की ज़रूरत है ना। ये हो गया, गरीबों को देखभाल करने की ज़रूरत है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसका हानि भी तो है, बेरोजगारी है तो इसका हानि है। बेरोजगारी की हानि क्या है? हमारा देश पीछे चला जाता है, उनका पूरा परिवार पीछे चला जाता है, लोग भूखे मर जाते हैं, कभी कभी लोग रास्ते पर ही रह जाते हैं, उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, गाड़ियों से उनका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर उनके बच्चे रास्ते पे आ जाते हैं, और उस तरह से उनका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाता है, वो पीछे ही रह जाते हैं। और ये इससे हमारा देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती हुई चला जाता है, और हमारा जो देश है वो क्या हो जाता है, एक बेरोजगारी वाले देश में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। गरीबी स्तर में हमारा देश पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हानि लिखेंगे। उसके बाद इसका उपाय क्या है? क्या बेरोजगारी का कोई उपाय है? ठीक है, इसका कोई उपाय है? तो उपाय इसका क्या है? ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है, बेरोजगारी को कम करने का उपाय है कि सरकार और जनता दोनों मिल करके कार्य करें, ठीक है। लोग अधिक से अधिक शिक्षित होंगे तभी वो अपने बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे, और सरकार का भी ये उद्देश्य है कि वो भी क्या करे, गरीब से गरीब लोगों तक उनका जो योजना है वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस चीज़ों को देखभाल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है दोस्तों पॉइंट उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या है दोस्तों? उपसंहार का मतलब आप इस पूरे के बारे में आप अपने ओर से क्या उनको सजेशन दे सकते हैं, अपने ओर से क्या सजेशन दे सकते हैं आप? तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी देश के लिए बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या है, जनसंख्या के साथ बेरोजगारी भी बहुत ही बड़ी समस्या है, बढ़ती हुई चली जाती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को जितना से जितना कम हो सके बच्चे पैदा करने चाहिए, ठीक है। लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित होना चाहिए, तभी तो रोजगार मिलेगा, ठीक है। और सरकार को भी गरीब से गरीब लोगों पर, जो लोग शिक्षित है जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कोई योजना निकाले, ठीक है, उनको रोजगार दे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करें, जब लिखते जाएंगे ना दोस्तों तो आपका पेन खुद ब खुद चलते हुआ चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ध्यान इस बात का देना है कि आपको एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। हम आपको वीडियो में बता रहे हैं ऊपर से, हम आपको लिख के बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ झारखंड का प्राकृतिक दृश्य, राजभाषा हिंदी, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल भारत, तो इनमें से भी आप किसी पर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब आप कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निबंध का दूसरा ट्रिक। अगर कोई कवि पर आ जाए, चाहे तो अपने प्रिय कवि पर आ जाए, अगर अपने प्रिय कवि पर दे देता है तो आप किसी पर भी लिख सकते हैं, तुलसीदास, प्रेमचंद, किसी पर भी, ठीक है। अगर तुलसीदास पर देता है तो तुलसीदास के बारे में लिखना है, और अगर प्रेमचंद पर देता है तो जहाँ पर आपका तुलसीदास है बस उसके जगह में प्रेमचंद लिखना है, और हल्का सा कुछ चेंजिंग करना है। वो क्या चेंजिंग करना है, चलिए ट्रिक में समझते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के निबंध पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक हो गया नारी शिक्षा का महत्व, जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। तो इस प्रकार के जितने भी सारे निबंध पूछा जाएगा, इसका ट्रिक हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर ये निबंध नहीं आता आपके एग्जाम में तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई कवि पर आ जाए, इसके अलावा बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी निबंध बाहर से नहीं आएगा, या तो किसी नारी शिक्षा, जल प्रदूषण,
यही विज्ञान का चमत्कार, ये सब चीज़ों पर आएगा, या तो कोई कवि पर आएगा। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कवि पर, और एक एग्जाम्पल भी ले लिए तुलसीदास जी पर, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लग रहा है एग्जाम में आने लायक। अगर ये कवि पर ना दे करके कोई दूसरा कवि पर भी दे दे तो इस पैटर्न को आप लोग याद रखिएगा, तो निश्चित तौर पर बना लीजिएगा। और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। हम आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है अगर कोई दूसरा कवि के बारे में आ जाता है तो, ठीक है। और इसमें भी जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया वो सेम पॉइंट आपको कोई भी कवि पर आ जाए सेम लिखना है। कौन कौन सा पॉइंट है जो सेम लिखना है और कहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है वो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, प्रिय तुलसीदास पर एक निबंध लिखे, ठीक है। तो किसी भी कवि पर आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहला काम है कि उसका आपको प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद उसका आपका जीवन परिचय देना है, जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका, ठीक है। फिर उसका विवाह के बारे में बताना है, फिर उसका रचनाएं के बारे में कि कौन कौन सा कविता साहित्य, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है। फिर वो रचनाएं का महत्व क्या है, और फिर इसका उपसंहार मतलब जिसको निष्कर्ष बोल सकते हैं, यानी कि लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको टोटल 6 पॉइंट्स दिख रहा है। ये 6 पॉइंट्स अगर आप लोग याद रख लोगे ना, और दूसरे भी कवि पर आ जाता है ना, और अगर निबंध आ जाए एग्जाम में तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 या 5 नंबर में नहीं आता है, जो कि आप जैसे तैसे लिख देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको, आप बीए में है, ठीक है, और बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, सजा करके लिखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, किसी भी कवि पर आ जाए, किसी भी कवि पर आ जाए, प्रस्तावना में आपको सेम यही उतार देना है, सीधा सीधी, ठीक है। किसी भी कवि पर आ जाए प्रस्तावना में आपको सेम यही उतार देना है, चाहे प्रेमचंद पर आ जाए, चाहे तुलसीदास पर आ जाए, चाहे कोई और कवि पर आ जाए, ठीक है। अगर आप कुछ आपको लग रहा है कि नहीं अगर कोई दूसरा कवि पर आ गया तो इसको लिखने के बाद भी हम कुछ चेंज करें, कुछ एक्स्ट्रा डालें, तो कुछ यहाँ से हटा दें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जी है तो हो सकता है आपको प्रेमचंद के बारे में दे दे तो आप प्रेमचंद लिखेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक तुलसीदास है। संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त, समाज सुधारक और एक महान कवि हैं, ठीक है। ये आपको सेम पॉइंट उतारना है, ठीक है। क्या ये आपको समझाने की जरूरत है क्या? नहीं, आप खुद इसको समझ आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य दुनिया के महान कवि थे, ठीक है। जो तुलसीदास जी है वो हिंदी साहित्य के दुनिया में से सबसे ज़्यादा महान कवि थे, जिनकी कविताएं 100 वर्ष के बाद भी जनमानस का मार्गदर्शन कर रही है। यानी कि उनकी कविताएं 100 वर्ष के बाद भी, यानी कि 100 वर्ष हो जाने के बाद भी अभी भी जनमानस का मतलब ये जनता का मन को, यानी लोगों के मन को अभी भी मार्गदर्शन कर रही है उनकी कविताएं। यानी उनकी कविताएं लोगों के मन को कुछ न कुछ मार्गदर्शन कर रही है, सिखा रही है अभी भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुलसीदास हमने यहाँ पे बैठाया है। अगर आपको दूसरा कवि के बारे में दे देता है तो बस दूसरा कवि का नाम आपको बैठाना है, बाकी आप सारा पॉइंट सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जीवन परिचय। तो कोई भी कवि के बारे में देते जीवन परिचय लिखना, इसमें भी आप चाहो तो सेम उतार सकते हो, बस आपको थोड़ा कहीं कहीं चेंज करना है, वो कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कवि के बारे में अगर दे देता है तो अगर डेट आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर डेट नहीं याद रहता है तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में देता रहा, उसका डेट मुझे याद नहीं है तो लिखेंगे प्रेमचंद का जो जन्म हुआ वो बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, ठीक है, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। हम जानते हैं कि 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर नहीं मिलेगा बट 4 तो मिलेगा। बहुत गरीब परिवार में हुआ, वह बचपन से ही मतलब अपने माता पिता से पिछड़ गए हैं, वह बहुत ही मुसीबत से अपना शिक्षा को ग्रहण किए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा चांसेस अगर कवि के बारे में दे तो तुलसीदास के बारे में दे, अगर डिफरेंट दे दे तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माँ का नाम हुलसी था, ठीक है। उनके माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म के बाद ही इसे त्याग कर दिया कि ये अशुभ है, इसलिए तुलसीदास जी का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। अतः सन 1627 में काशी में इनका निधन हो गया, ठीक है। अगर दूसरा पर भी आ जाएगा तो वही आप लोग लिखोगे, ठीक है, कि बहुत गरीब परिवार में हुआ था, बचपन से ही इनको घर परिवार का साथ न मिलने की वजह से घर परिवार से अलग हो गए, बहुत ही मुसीबत से इधर उधर से अपना शिक्षा ग्रहण किए और एक ये महान कवि बन गए, ठीक है।
और ये इसका जीवन बहुत ही मतलब मुश्किल में रहा। बहुत ही इसका जो जीवन था ना वो बहुत ही दुख भरा इसका जीवन था, संघर्षमय जीवन था और संघर्षमय जीवन इन्होंने व्यतीत किए और अंतिम में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। ना से अच्छा कुछ तो अच्छा, ये मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इनका विवाह के बारे में। ठीक है, तो तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हुआ, ऐसे आप सब कवि के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, उनका नाम था रत्नावली। अब हर कवि में रत्नावली नहीं डालना है, ठीक है, नहीं जानते तो छोड़ देना। उनका नाम था रत्नावली था, जो कि ब्राह्मण घराने से थी। तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्यार करती थी, ये सब पॉइंट सब में डाल सकते हो। शादी के कुछ सालों बाद रत्नावली ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया था तारक। बेटा कुछ ही दिनों का मेहमान था। जन्म के कुछ समय बाद काफ़ी कम उम्र में ही उनका बेटा का देहांत हो जाता है। किसी दूसरे कवि पर आएगा तब भी आप लोग लिख दीजिएगा कि बहुत ही अच्छा कन्या से हो, क्या हुआ, उनका विवाह हुआ। अब अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पत्नी भी इनको बहुत ज़्यादा साथ देती थी। ठीक है, फिर आगे चल करके इनका संतान भी पैदा होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो, अगर दूसरा कवि के बारे में आ जाता है और आप नहीं जानते हैं तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, रचनाएं, यानी कि इनके द्वारा कौन कौन सा कविता रचा गया है, कौन कौन सा कविता के रचा गया है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के वेदांत एवं महाकवि तुलसीदास जी ने दूरदर्शी सोच और महान विचार के माध्यम से कई रचनाएं की। ऐसा हर कवि के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, कि हिंदी साहित्य के वेदांत एवं महाकवि तुलसीदास जी ने दूरदर्शी सोच, यानी बहुत ही बड़े बड़े सोच और महान विचार के माध्यम से कविताएं की, रचनाएं की। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो प्रमाणित रचनाएं बताई जाती हैं उनकी संख्या 12 है। अब कौन कौन सा है, तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका 4-5 दे दिए। ठीक है, वैसे तो टोटल इंपॉर्टेंट 12 है इनका। चलिए अब देखते हैं कि जो इन्होंने रचनाएं दिया उसका महत्व। तो ये रचनाएं का महत्व सब में सेम आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कवि तुलसीदास विश्व के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। वे अपनी रचना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वह अपनी रचनाओं में मानव के आदर्श व्यवहारों के बारे में बताते हैं कि मानव का आदर्श व्यवहार क्या है। आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी आदि की व्याख्या किए हैं तुलसीदास जी। ठीक है, ये पॉइंट आप हटा सकते हैं क्योंकि हर कभी आदर्श पुत्र और आदर्श पत्नी का ही व्याख्या नहीं किया है। ठीक है, तुलसीदास जी की सभी रचनाएं अपने आप में सर्वोपरि सिद्ध होती है, ये सब में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉइंट मैंने आपको बना दिया कि हर एक आपको कविता किसी भी कवि पर आ जाएगा, काम कर जाएगा। ठीक है, फिर ये उपसंहार, इस सब में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी अपने इन्हीं रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। इनकी रचना मानव जीवन के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। ठीक है, अधिमानव अपने जीवन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है अधिमानव। ठीक है, अधिमानव अपने जीवन को खुशी से जिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ऐसा हर कवि का लगभग कहना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा निबंध लेखन, यानी कि 2 टॉपिक्स को मैंने अभी तक क्लियर कर लिया। ठीक है, एक पत्र लेखन 15 मार्क्स का और एक निबंध लेखन 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स का अभी तक मेरा कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं पलवन। पलवन भी हमारे 15 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पलवन। देखिए ये हमारा क्या है, पलवन है। पलवन भी हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, पलवन से आपका 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या तो सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि पलवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना करें। पलवन क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताओ। यानी पलवन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से। या तो अगर ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो पलवन से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो देखिए। साहित्य समाज का दर्पण है, एक छोटा सा वाक्य दे दिया जाएगा और बोलेगा पल्लवित कीजिए। लालच बुरी बला है, एक छोटा सा वाक्य दिया, इस कथन को पल्लवित करना है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, एक छोटा सा वाक्य दिया गया, इसको पल्लवित करना है। एक निबंध की जैसा ही होता है, छोटा सा वाक्य दिया रहता है, इसी को फैला करके बड़ा लिखना होता है। ठीक है, तो या तो पलवन में इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या तो आपको कोई एक वाक्य दे देगा, उस पर आपको पल्लवित करने के लिए दिया जाएगा। तो दोनों का अलग अलग आंसर है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए पलवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना करें, क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखना है देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पलवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आप सभी को याद होगा संक्षेपण। संक्षेपण और पलवन ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, संक्षेपण क्या होता था, बड़े चीज़ों को छोटा करना। ठीक है, और पलवन का मतलब होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 पेज का कहानी है, तो 4 पेज का कहानी को हम पढ़ करके उसको हम 1 पेज में लिख देंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है। तो 4 पेज की कहानी को मैंने 1 पेज में लिखा, ठीक है, उसका सारांश को मैंने लिख दिया, तो उसको बोलते हैं संक्षेपण, संक्षेप करना, छोटा करना। लेकिन आप लोग कविता देखते होंगे, कविता रहता है 4 लाइन का, लेकिन उसका अर्थ निकलता है 4 पेज का, ठीक है। तो वो कविता छोटा था, उससे को हम लोग को बड़ा करना होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं पलवन, ठीक है। पलवन का मतलब था विस्तार करना, छोटे चीज़ों जो जकड़ा हुआ शब्द है उसको विस्तार करके बड़े बड़े शब्दों में लिख करके उसको सरल बनाना, सिंपल बनाना, ठीक है। तो देखिए पलवन का अर्थ क्या होता है। पलवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना, अर्थात किसी भी अर्थ या भाव का विस्तार करना पलवन कहलाता है। किसी भी कोई भी अर्थ हो गया, कोई भी भाव हो गया, उसको बड़ा कर देना, विस्तार कर देना, पलवन कहलाता है, ठीक है। ये आप कविता से भली बात ही समझ सकते हैं, क्योंकि कविता में ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, जिसका वो रहते कविता 4 लाइन का है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है, ठीक है। आगे पॉइंट देखो, पलवन प्रक्रिया संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक विपरीत यानी उल्टा है। संक्षेपण में क्या होता था, इसमें बड़ा से छोटा किया जाता था, संक्षेपण में बड़े से छोटा किया जाता था, लेकिन पलवन में क्या किया जाता है, छोटा से बड़ा। तो ये ठीक संक्षेपण प्रक्रिया के क्या विपरीत है। दूसरा पॉइंट, संक्षेपण में मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। याद होगा आपको, संक्षेपण में मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है, यानी पूरा कहानी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ मूल पाठ ही लिखा जाता है। मूल पाठ मतलब जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि 4 पेज का कहानी तो चारों पेज नहीं लिख सकते ना, 4 पेज से 1 पेज हमको करना है, तो सिर्फ मूल पाठ ही लिखते हैं संक्षेपण में। जबकि जो पलवन होता है ना, उसमें मूल कथन को विस्तृत करते हुए हम लोग लिखते हैं। पलवन में क्या करते हैं, मूल कथन जो दिया रहता है ना, उससे हम लोग विस्तृत करते हैं, यानी बड़ा करते हैं। 1 लाइन का कुछ शब्द दिया हुआ है तो उससे हम लोग उससे विस्तृत करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। संक्षेपण में छोटा, पलवन में बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, पलवन का सीधा तथा स्पष्ट अर्थ है विस्तार करना या तो बढ़ाना। पलवन का सीधा सीधी क्या अर्थ है, सीधा सीधी अर्थ है विस्तार करना या तो फिर बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है ना। पलवन में किसी भी विषय पर विस्तार पूर्वक अच्छे ढंग से बताया जाता है, ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहरे भाव को सरलता से समझा जा सके ना, ताकि उस भाव में कौन सा वाक्य छिपा हुआ उसको सरलता से समझा जा सके। अब देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विचारों अथवा भावों के सूक्ष्म, छोटे एवं सार रूप में रहने पर उसका अर्थ सामान्य लोगों को अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। कोई भी ऐसे विचार जो भाव होते हैं जो सूक्ष्म रहते हैं, सार रहता है, जो छोटा रूप होता है ना, और छोटे रूप रहने से कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। परंतु उसी भाव और उसी विचार को अगर एक कुशल व्याख्याता क्रमवार रूप से, यानी कि एक अच्छे ढंग से उसको स्पष्ट किया जाए और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। जब उसको हम एक अच्छे ढंग से स्पष्ट करेंगे कोई छोटा भाव को, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। और वही छोटा भाव को जब हम विस्तृत करेंगे, ठीक है, बड़ा करेंगे, फैलाएंगे उसको बढ़िया तरीक़ा से, ठीक है, और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाता है, उसके बाद उसको हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ मैटर क्या है, क्या बात है, ये क्या कहना चाह रहा है। धीरे धीरे उसका सारा तस्वीर मुझे क्या होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है उस पूरे कहानी के बारे में, ठीक है। इसी को हम लोग पलवन कहते हैं। अगर एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कसे हुए संकुचित विचार, कसे हुए मतलब जो विचार संकुचित है, कस गया है, एक जगह इकट्ठा है, छोटा है, उसको क्या करना, अर्थपूर्ण विस्तार करना, ठीक है। कसे हुए संकुचित विचार या बात को अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थ, अब ये नहीं कि बिना अर्थ के उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दे, उसी के अर्थ में क्या करना, विस्तार कर देना, हमारा क्या कहलाता है। जो वर्ड संकुच है, संकुचा हुआ है, एक जगह है, यानी कि छोटा है, उसको बड़ा कर देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं पलवन करते समय ध्यान रखने योग्य बात है कि पलवन जब हम लोग करते हैं, यानी जब कोई भी छोटा कहानी को बड़ा करते हैं, तो फिर कोई भी छोटा वाक्य या सार को बड़ा करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। और हो सकता है इसका अगर विशेषता दे देगा तो भी आपको विशेषता में यही सब पॉइंट लिखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये कि सबसे पहले दिए कि वाक्य, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे वो लोकितियाँ हो, या तो फिर वो सूक्ति हो, जो भी दिया गया है, ठीक है, उस सभी को ठीक ठीक हमें क्या करना है, उसका अर्थ का ग्रहण करना, फिर बढ़िया से पढ़ना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बार बार उसे पढ़कर समझ लिया जाए, तभी आप, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे लोकितियाँ हो, चाहे सूक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे वो कविता ही क्यों ना हो, तब आप क्या कर सकते हो, उसको पलवन कर सकते हो, यानी कि उसको विस्तार बड़ा कर सकते हो बार बार पढ़ने के बाद ही, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विचारों को सत्यापित करने के लिए, यानी कि विचारों को सत्यापित जांच करने के लिए अपनी ओर से उदाहरण एवं तथ्यों को भी पलवन करने वाला दे सकता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी विचार को पलवन कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें आप उदाहरण को भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। हम लोग उदाहरण देते हैं ना जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं। तो तीसरा है भाषा स्पष्ट, सरल और मौलिक तथा वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। भाषा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मौलिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए और वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए, ठीक है।
चौथा पलवन करता, यानी जो पलवन कर रहा है, यानी कि जो छोटा से बड़ा कहानी को बना रहा है, ठीक है, उसको बिना अलंकार वाले शब्दों वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। अलंकार वाला जो शब्द होता है ना वो हमें डिफिकल्ट करता है, उसके वर्ड को हम नहीं पहचान पाते, उसके वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना कि जो पलवन कर रहा है, जो व्यक्ति पलवन कर रहा है वो अलंकार का प्रयोग ना करे। पांचवा, पलवन लेखन शैली हमेशा अन्य पुरुष में ही होना चाहिए। अन्य पुरुष मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, यानी अन्य पुरुष का मतलब हो गया वह, वे, ये, इसी टाइप से होना चाहिए, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम यहाँ में नहीं, वह, वे, ऐसा करके। उसके चलते छठा, भावों को विस्तार देते वक्त अनुच्छेदों में बांटकर एक के बाद एक क्रमवार ढंग से लिखना चाहिए। देखिए कोई भी भाव है उसको हमको विस्तार करना, बड़ा करना है, तो अनुच्छेद में पहले उसको बांटेंगे और अनुच्छेद में बांटने के बाद एक के बाद एक करके क्रमबद्ध तरीका से, यानी कि सीरियल बाय तरीका से हमें लिखना चाहिए। सातवां, पलवन में ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक उदाहरण या अनावश्यक चर्चा से विस्तार नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि छोटा चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं तो आप फालतू चीज़ें उदाहरण वगैरह देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, जो देना है बस वही देना है। आठवां, किसी उक्ति या कथन को असहमत होने पर भी उस पक्ष की चर्चा करनी होगी, किंतु उसका खंडन नहीं करना होगा। जैसे देखो ये क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा कथन आ गया, कोई भी ऐसा उक्ति आ गया, ठीक है, जिससे आप असहमत हैं, तब भी उसी का आपको क्या करना है, उसी से सहमत करना है, यानी उसी के पक्ष में रह करके आपको क्या करना है, उसी के पक्ष में रह करके आपको चर्चा करना है, उसका खंडन नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें से हम ये पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि मतलब आप उस चीज़ों से नाराज़ हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ लिख देंगे नहीं भारत ने ही पाकिस्तान पर हमला किया। अगर वहाँ पे आप नाराज़गी हैं फिर भी आपको उसी पक्ष में जवाब देना पड़ेगा जिस पक्ष में वो भाव लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पे ऐसा नहीं बोलना कि हाँ अगर पाकिस्तान हम पे मारे तो हम भी उनको मारें, अपने से कुछ भी ऐड नहीं करना है, जिस भाव में उसी पक्ष में रह करके आपको आंसर करना है। 9 नंबर, पलवन की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। पलवन में अति विस्तार से भी बचना चाहिए। अब इसका मतलब पलवन का मतलब ये नहीं कि आप छोटा से बड़ा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कर देंगे फालतू, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ठीक है। अति विस्तार का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा भी नहीं करना चाहिए और बहुत बड़ा करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। पलवन का मतलब तो होता है विस्तार करना, बड़ा करना, फैलाना, लेकिन उतना भी नहीं फैला देना, ठीक है। अब देखते हैं पलवन के उदाहरण कि कैसे कोई छोटे से वाक्य को लेकर के आता है, फिर छोटे से भाव को विस्तार किया जाता है, बड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शब्द सिर्फ है ईर्ष्या, ठीक है। अब ईर्ष्या से ही देखो यहाँ पे मैंने कितना विस्तार कर दिया इसको, कितना बड़ा कर दिया इसको। तो यही तो होता है पलवन कि छोटे से शब्द भाव को बड़े कर देना, ठीक है। तो मैंने ईर्ष्या एक एग्जाम्पल लिया, अब इसका मैं पलवन कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे दूसरे के दुख को देख दुख होता है, ठीक है। जब हम दूसरे के दुखों को देखते हैं तो हमें भी दुख होता है, वैसे ही दूसरे से सुख या भलाई को देख करके ये भी एक प्रकार का दुख होता है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। मतलब हम दूसरों को देखते हैं दुख, तो वो जो दुख होता है वो तो दुख है, ठीक है। लेकिन कोई आगे बढ़ रहा है, कोई किसी का भलाई कर रहा है और उससे देख करके जो हमें एक प्रकार का दुख होता है कि उसका वो भलाई क्यों किया, ठीक है, उसको सुख क्यों हो रहा है, तो वो हो गया ईर्ष्या, जलन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है। इसमें इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जा सकता है, ठीक है। इसका जो प्रभाव होता है ना कुछ देर में बच्चों में देखा जा सकता है, और पशुओं में तो शायद होता भी नहीं है, पशुओं में ऐसा ईर्ष्या होता भी नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे कहानी भी लिखा गया इसमें, जब दो बच्चे किसी खिलौने की झगड़ते हैं तब कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है जिसमें वह किसी के काम में नहीं आता है। इसमें अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वो खिलौना मुझे मिले या ना मिले, लेकिन किसी और को काम वो खिलौना नहीं है, अर्थात उनकी स्थिति मुझसे अच्छी ना रहे। ईर्ष्या पहले पहल इसी रूप में व्यक्त होता है। देखो अब ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसी प्रकार से आप भी एक्सप्लेन करो, कुछ नहीं, आप पॉइंट नंबर 1 लिखो ईर्ष्या, आप इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। कि जो व्यक्ति को दुख करके हमें दुख होता है वो तो दुख है, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति अपना विकास कर रहा है, उससे देख करके जो हमें जलन होता है वो हमारा क्या ईर्ष्या कहलाता है, ठीक है। और जानवरों में तो ये ईर्ष्या होता भी नहीं है, सिर्फ मनुष्य में ही ईर्ष्या जलन की भावना पाया जाता है। भली बात एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो बच्चा एक खिलौने के लिए लड़ रहा है, तो एक बच्चा चाहता है कि मुझे ये खिलौना मिले या ना मिले, लेकिन हम इसको फोड़ देंगे। वो ये नहीं समझता कि अगर फूट जाएगा तो किसी का काम नहीं आएगा, अगर वो खिलौना टूट गया तो किसी को काम नहीं आएगा। तो अगर वो ये बात को सोच लेते हैं कि चलो मुझे काम नहीं आएगा तो कम से कम उसको दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं होता, ये होता है कि अगर मुझे नहीं मिला तो उसको भी हम मिलने वो खिलौना नहीं देंगे। तो ये होता है ईर्ष्या का भाव। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ईर्ष्या था, इसका पलवन क्या नहीं, छोटा था, इसको मैंने बड़ा रूप किया तो इतना सारा इसका सार निकला। सेम इसी प्रकार से लालच बड़ी बुरी भला, एक कहानी सुनेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट डालना आपको, लालच बड़ी बुरी भला है, ठीक है। अभी एक पॉइंट है यहाँ पे, एक वाक्य एक तरह से समझो तो, ठीक है।
अब इससे देखो कितना यहाँ पे पलवन किया गया, कितना अर्थ इसका बड़ा निकाला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या, लालच एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपना विवेक और बुद्धि दोनों खो देता है। ठीक है, यह बात एक बाल कहानी से सिद्ध होता है, जिसमें एक मनुष्य के पास एक मुर्गी थी। ठीक है, जो रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। देखो ये कहानी में आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, याद होगा आप लोग को, लालच बड़ी बुरी भला क्या है। इसमें कौन सा कहानी लिखा गया मैं आपको बता सकता हूँ, आप दूसरा कहानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मुर्गी थी, सोने की अंडा देती थी, तो उसका जो मालिक था उसने ये सोचा कि लालचीपन उसके अंदर आ गया। ठीक है, कि जो डेली डेली हम एक एक अंडा लेंगे, क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक ही बार में उसको मार करके सारा सोने का अंडा निकाल लें। तो ऐसा होता है क्या, फिर जब उसको मार दिया गया तो पता चला एक भी अंडा नहीं मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लालच है ना वो बड़ी बुरी भला है। ठीक है, तो ये कहानी आपको यहाँ पर पूरा लिख देना। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इस प्रकार अपने लालच के चलते उस व्यक्ति के सामान्य बुद्धि भी समाप्त हो गई। वह लालच के चलते इतना भी नहीं सोच सका कि मुर्गी के पेट में बहुत से अंडे एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि लालच बड़ी बुरी भला है। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरा कहानी भी ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इस पर आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पेज लिखने के लिए दिया जाएगा उतना पेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लो टाइप 2 इस प्रकार से आ जाए किसी भी वाक्य पर पल्लवित करने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि पल्लवित कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से हम पल्लवित करना सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 15 मार्क्स में आता है। जैसे देख सकते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, पल्लवित करें। और भी आगे देखिए आप, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है, पल्लवित करें। और भी आगे देखिए, लालच बुरी भला है। ठीक है, इस कथन को पल्लवित करें। 15 मार्क्स में पूछा गया, परिश्रम सफलता की कुंजी, इस कथन को पल्लवित करें। मतलब एक पल्लवित करने वाला आपके एग्जाम में देता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है। अब ये पल्लवित कैसे किया जाता है इसका हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, और पल्लवित करने वाला हम 2 एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे बताएंगे। हिंसा बुरी चीज़ है, पर दास्ता उससे भी बुरी चीज़ है, इस कथन को पल्लवित करें। एक ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, और एक मैं आपको बताऊंगा परिश्रम सफलता की कुंजी है, इस कथन को पल्लवित करें। ठीक है, हम दोनों बताएंगे आपको पल्लवित करने वाला, आगे भी एग्जाम में आएंगे। हाँ, हालांकि ये परिश्रम सफलता की कुंजी यही टॉपिक्स नहीं रहेगा, टॉपिक्स हो सकता है चेंज करके दे दे, लेकिन पल्लवित करने वाला आएगा तो आएगा। तो इसको कैसे करते हैं वो देखिए दोस्तों, आपको एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक दे देगा, परिश्रम सफलता की कुंजी है, बस इतना ही टॉपिक्स आपका। और इस कथन को क्या करना है, पल्लवित करना है। पल्लवित यानी कि पलवन, पलवन का मतलब होता है दोस्तों इसको विस्तार करना, इसको बड़ा करना। अब ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में तो आ नहीं रहा है, ये क्वेश्चन तो हमारा 15 नंबर में आ रहा है। अब जरा सोचिए कि कम से कम 3 से 4 पेज तक आपको ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसको क्या करना, पल्लवित करना। एक तरह से आप लोग निबंध लिखे होंगे, ठीक है, उसी टाइप से इसको भी बढ़ाना है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, इसको भी आगे बढ़ाना। पल्लवित मतलब विस्तार करना, बड़ा करना। इसको एक लाइन का आपका दे दिया गया यहाँ पे, हम चाहेंगे तो परिश्रम सफलता की कुंजी, इस पर हम एक बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट दे दिया जाएगा और इसका आपको क्या करना है, पल्लवित करना है। तो डायरेक्टली निबंध लिखने क्यों नहीं बोलता है, देखिए दोस्तों, निबंध में क्या होता है, उसका अच्छाई चीजें भी लिखते हैं और बुराई चीजें भी लिखते हैं, लेकिन पल्लवित का मतलब होगी इसमें सिर्फ अच्छा उसके बारे में लिखना है, इसका नकारात्मक चीजें नहीं लिखना है, नेगेटिव चीजों को नहीं लिखना है, बस इसी के बारे में आपको लिखते हुए जाना है। ठीक है, ये चीजें होता है, और एकदम सरल भाषा में लिखना है, सिंपल भाषा में लिखना है, ताकि पढ़ के हर कोई एक समझ सके, और इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, एक पैटर्न दिखा देता हूँ। ठीक है, हालांकि आप बच्चे तो नहीं हैं, आप ऑलरेडी समझ ही किए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। उसके बाद मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप तीसरा लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पल्लवित, क्योंकि आप पल्लवित कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, किसका, परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे और यहाँ पे पल्लवित लिखेंगे, और इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि परिश्रम उस प्रयत्न को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है ना। परिश्रम ही मानव उन्नति का एकमात्र साधन है। परिश्रम के द्वारा हम वे सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। इसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। अब थोड़ा ये का स्टेप यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा अभी एक लाइन को, पैराग्राफ को चेंज करते हैं। एक प्राचीन कहावत है कि जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ पर यकीन रखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन, वचन और कर्म से कठिन परिश्रम करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। परिश्रम के द्वारा मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना। मैंने फिर यहाँ पे लिखा परिश्रम का महत्व, इस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन करते गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा मानव जीवन का विकास, उसके बारे में फिर मैंने बता दिया कि अगर परिश्रम करेंगे तो मानव जीवन का कैसे विकास होता है, इसके बारे में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं कि आपको मैं ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग देखिए कि क्या लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा गया, परिश्रम के बारे में लिखा गया है, निबंध की जैसा है। ठीक है, देखिए
ये सब चीज़ें हो गया, ठीक है। मैंने ये सब चीज़ों को क्या कर रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये सब चीज़ों को लिख रखा है यहाँ पे। 15 नंबर का है दोस्तों, आपको आंसर बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया खत्म। अब एक और मैंने एग्जांपल लिया जो कि मैं आपको सभी को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक और मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, ऊपर में ही लिया था, मैंने आपको दिखाना भूल गया था। देखिए, हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज़ है। इस कथन को पलवित करें। छोटा सा चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन का भी पूरा नहीं है, लेकिन इसको पलवित करके बड़ा रूप करना है। तो आंसर लिखना है पल्लवन, या तो फिर पलवित या तो भाव पलवित, एक ही हुआ, ठीक है। यह सच है कि किसी प्राणी को जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक पशु, पंछी और मनुष्य में जीवन होता है, ठीक है, और किसी को दूसरे के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। भारत प्राचीन काल से अहिंसा का प्रचार करते आ रहा है। अहिंसा परमो धर्म। आधुनिक युग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंसा के विरुद्ध में आवाज उठाए थे। महात्मा गांधी भी हिंसा को गलत मानते थे, ठीक है, और अहिंसा का प्रचार करते थे कि सभी लोग हिंसा अपनाओ, मतलब किसी दूसरे पर गुस्सा ना करो। तो यहाँ पे बस हिंसा के बारे में बताना है कि हिंसा बुरी चीज़ है, हिंसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन नहीं करना चाहिए, प्यार से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यही सब चीज़ों के बारे में क्या करना दोस्तों, एक्सप्लेन करते हुए चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखते हुए आगे बढ़ गया। इसका मैंने क्या कर दिया दोस्तों, पलवित कर दिया। ये इसका पलवन करने का सही और एक अच्छा तरीका होता है। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने तीसरा पॉइंट को भी, यानी कि तीसरा टॉपिक्स को भी खत्म कर लिया, जो कि 15 मार्क्स में आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों चौथा जो कि संक्षेपण है। ये भी 15 मार्क्स में आता है। तो संक्षेपण भी पलवन की जैसा ही 2 क्वेश्चन दे सकता है। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा, जैसे संक्षेपण क्या है, संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा दें, या तो इसका अर्थ बताना, या तो इसका विशेषता बताओ, या तो प्रकार बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। या तो फिर क्या करेगा, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उचित शीर्षक देकर के करे। या तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, मतलब एक यहाँ पे बहुत सारा लाइन का गद्यांश दे देगा और उसका आपको क्या करने दे देगा, संक्षेपण करने दे देगा। तो ये भी 2 टाइप्स का आ सकता है, या तो संक्षेपण से क्वेश्चन आएगा, या तो संक्षेपण करने के लिए दिया जाएगा एक बड़ा सा गद्यांश को। तो इसको गद्यांश को संक्षेपण करना है, छोटा करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स 1 का। इस वीडियो में आपको बताने वाला है संक्षेपण क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता और इसके प्रकार, ठीक है, और संक्षेपण का विधि बताएंगे आपको हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि संक्षेपण होता क्या है। तो संक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों बड़ा चीज़ों को छोटा कर देना, ठीक है, बड़े चीज़ों को छोटा कर देना। आप लोग पढ़े होंगे प्रेसिस राइटिंग, ठीक है, बड़ा चीज़ों को छोटा करना। मतलब कोई अगर 10 लाइन में है ना, कोई भी चीज़ अगर 10 लाइन में है तो उसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही 3 लाइन में लिख देना, 1/3 भाग में। अगर मान लो 100 लाइन में लिखा हुआ है तो उसको आपको 30 लाइन में लिख देना है, 1/3 भाग में, ठीक है। बड़ा को छोटा कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। आप लोग सुने होंगे संक्षेप में बताइए, शॉर्टकट में बताइए, वही हमारा संक्षेपण होता है। संक्षेपण का अर्थ है सार। सार मतलब शॉर्टकट, अर्थात किसी दिए हुए लेख, अगर कहीं आपको लेख दिया हुआ है या तो कोई टिप्पणी दिया हुआ है, या कोई अनुच्छेद दिया हुआ है, या कोई निबंध दिया हुआ है, वो सभी को संक्षिप्त करना यानी छोटा करना, सार निकालना, उसका मतलब इम्पोर्टेंट सार निकालना, ठीक है, संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण से आशय है दिए हुए लेख के मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम शब्दों द्वारा श्रोता तक पहुंचाना। श्रोता मतलब जिसको हम सुना रहे हैं उस तक कम से कम शब्दों में, यानी जो भी संक्षेपण हमें दिया गया है, जो भी लेख हमें दिया गया है, उसको क्या करना है, मुख्य विचार यानी जो मेन विचार है, वही मेन जो तर्क है, वही सब चीज़ों को कम से कम शब्दों में श्रोता तक हमें पहुंचाना है। यानी जिसको हम बता रहे हैं सुनने वालों तक क्या करना, हमको पहुंचाना कम से कम शब्दों में, ठीक है। यानी कोई भी निबंध, कोई भी लेख, कोई भी अनुच्छेद को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना संक्षेपण कहलाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक बार चेक कीजिए, आपको आपके क्लास से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 को पॉइंट देख लेते हैं संक्षेपण से रिलेटेड। देखिए, किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा आदि को संक्षेप में लिखकर यानी छोटे रूप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या तो फिर संक्षेपण कहलाता है। इसका 2 नाम है, सार लेखन या संक्षेपण। यानी कोई भी विषय अगर विस्तार रूप से लिखा हुआ, बड़े रूप से लिखा हुआ है, तो उसको संक्षेप में लिख देना यानी छोटे रूप में लिख देना सार लेखन कहलाता है या संक्षेपण कहलाता है। सार लेखन संक्षेपण दोनों एक ही है। पॉइंट नंबर 2, देखिए, वही
वही सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, सब एक ही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा रहा है ताकि थोड़ा पेज भी तो भरना है ना हमको। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें अनावश्यक बातें यानी जो फालतू की बातें हैं, संदर्भ, तर्क, वितर्क आदि को हटा दिया जाता है। यानी जो अनावश्यक बातें होते हैं, अनावश्यक शब्द होते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं होती है उसको हटा दिया जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मूल विचार यानी इंपॉर्टेंट विचार, इंपॉर्टेंट तथ्यों को, इंपॉर्टेंट भावों को ही रखा जाता है। इसके अलावा जो फालतू की चीज़ें होता है उसको रखा नहीं जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझे कि संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, और संक्षेपण से रिलेटेड 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं संक्षेपण की परिभाषा का। अब संक्षेपण की परिभाषा हम लोग तो अपने तरीक़े से यहाँ पे बता दिए संक्षेपण का अर्थ, ठीक है। अब संक्षेपण का जो परिभाषा है ना, वो कुछ विद्वानों के द्वारा देखेंगे, जो कुछ विद्वान, कुछ महान लोग संक्षेपण के बारे में क्या बताए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए संक्षेपण की प्रमुख परिभाषाएं हैं। एक हमारे विद्वान हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल, तो देखेंगे इसने संक्षेपण के बारे में क्या बताए हैं। और दूसरा है हमारे JBC बर्नार्ड, ठीक है, इसने संक्षेपण के बारे में क्या बताएं, ठीक है। ये 2 हमारे विद्वान हैं। तो देखिए डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल ने क्या बताया है संक्षेपण के बारे में। तो इन्होंने बताया कि संक्षेपण एक स्वतःपूर्ण रचना होती है, स्वतःपूर्ण रचना होती है। उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल का ये कहना है, इन्होंने ये बोले कि जो संक्षेपण होता है ना, वो क्या होता है, मूल विषयों यानी कि जो आवश्यक बात होता है ना उसका एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देना। यानी कि जो आवश्यक बातें होता है, कोई भी लेख का, कोई भी टिप्पणी का, कोई भी अनुच्छेद का आवश्यक बातों को, जो उसमें आवश्यक बातें है उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देना, संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना, यही हमारा संक्षेपण है। ये कहना है डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल जी का, ठीक है। अब देखते हैं JBC बर्नार्ड के अनुसार। तो इन्होंने ये बताया कि जो संक्षेपण है वो किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त इतिवृत्त है। मतलब संक्षेपण, इनका भी वही कहना है कि जो संक्षेपण है ना वो किसी भी लिखित सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री ना उसके आधारभूत तथ्य यानी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही सुनियोजित संक्षिप्त यानी छोटे इतिवृत्त है, यानी छोटे रूप है। तो ये 2 विद्वान हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे अर्थ दिए अपने से ओ, और यहाँ पे 2 विद्वानों ने जो संक्षेपण का परिभाषा दिए ओ, ये तीनों को मिला करके ऊपर जो हम अर्थ बताएं वो, और यहाँ पे जो विद्वान ने इनके बारे में परिभाषा दिए वो, उन सभी को मिला करके हम लास्ट में एक पॉइंट कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, यानी कि जो ऊपर परिभाषा दिया गया है, ऊपर जो भी हम लोगों ने पढ़ा लिखा, उसके आधार पर हम सरल तरीके से कह सकते हैं कि अनावश्यक बातों को लगभग हटाकर, यानी जो फालतू की बातें उसको हटा देना है और लगभग उसके 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। मतलब जो भी अनुच्छेद में, लेख में अनावश्यक बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लगभग हटा देना, और जितना लाइन में लिखा गया है कोई भी लेख, कोई भी अनुच्छेद, उसके 1/3 शब्दों में ही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को व्यक्त कर देना। हम आपको बताए थे ना 1/3 मतलब होता है अगर 3 लाइन दिया गया है तो आपको 1 लाइन में व्यक्त करना है, अगर 100 लाइन दिया गया है तो आपको 30 लाइन में व्यक्त करना है, 10 लाइन दिया गया तो 3 लाइन में व्यक्त करना है, ऐसे करके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 1/3, ठीक है। मतलब जितने भी लंबा दिया गया उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही 1/3 में लिख करके ख़त्म कर देना। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा संक्षेपण का अर्थ, परिभाषा, ठीक है। अब देखते हैं संक्षेपण की विशेषताएं, या तो फिर संक्षेपण की लाभ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे देता है तो देखते हैं संक्षेपण की विशेषताएं क्या है। तो संक्षेपण की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संक्षेपण का पहला गुण विस्तार से बचना है। देखिए संक्षेपण का जो पहला गुण होता है ना वो इसमें ये होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, विस्तार से बचते हैं। इसमें ज़्यादा लंबा विस्तार नहीं होता है, इसमें छोटा होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बात होते हैं, और अनावश्यक और अप्रासंगिक अंशों के लिए इसमें बिल्कुल स्थान नहीं होता है। और जो फालतू की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, जो अप्रासंगिक अंश है उसको हटा दिया जाता है। दूसरा इसका हम देखते हैं विशेषता, अनावश्यक तथ्यों को काट छांट करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कथन का मूल भाव नष्ट ना हो। देखिए अब दूसरा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इसमें तो इम्पोर्टेंट बात ही रखते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसमें
अनावश्यक तथ्यों को जो काट छाट हम लोग कर रहे हैं, फालतू की बातों को जो हम लोग काट छाट कर रहे हैं, उसके चक्कर में कहीं इंपॉर्टेंट भाव को नष्ट ना हो जाए, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग काट छाट कर रहे हैं, 10 लाइन को तीन लाइन में लिख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इंपॉर्टेंट बात है उसका वो कट जा रहा है, वो नहीं कटना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विचारों का प्रवाह बना रहना चाहिए। विचारों का प्रवाह मतलब होता है कि जितना हम 10 लाइन में जो हमको एक पढ़ने में इंटरेस्ट मिल रहा है, उतना ही इंटरेस्ट 3 लाइन में भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप काट दिए तो अटपटांग लग रहा है पढ़ने में, नहीं, उसका प्रवाह बना रहना चाहिए। उसका एक लगातार जो कर्म होता है, यानी क्रमबद्धता खंडित नहीं होना चाहिए, क्रमबद्धता को टूटने नहीं देना है, क्रमबद्धता जुड़े रहना देना है उसमें, ठीक है। ठीक है, उसके बाद चौथा है संक्षेपण में स्पष्टता आवश्यक होना चाहिए, एकदम स्पष्ट बात पता चलना चाहिए, ये नहीं कि समझने में दिक्कत हो रहा है। विचारों में कहीं उलझन पैदा नहीं होना चाहिए, विचार में जो होता है संक्षेपण में कहीं उलझन पैदा नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए। जो संक्षेपण होती है इसकी भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए, और संक्षेपण ना तो अत्यंत छोटा यानी बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि 1/3 होना चाहिए, ठीक है, यानी 10 लाइन का 3 लाइन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट में बताया जा रहा है कि संक्षेपण में एक ही भाव या विचार को बार बार दोहराने से पुनरावृत्ति दोष होता है। देखिए, मतलब जो संक्षेपण होता है ना, उसमें एक ही भाव को बार बार नहीं दोहराना है। इससे क्या होता है, पुनरुक्ति यानी बार बार जो भाव होता है उसको दोहराने का दोष बढ़ जाता है। इसलिए संक्षेपण में बार बार एक ही बात को दोहराया नहीं जाता है, ठीक है। संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में निखरती है। देखिए, यहाँ पे ये कहना है कि जो संक्षेपण की कला है ना, जो संक्षेपण की चमक है ना, वो कम से कम शब्दों में निखरती है। जितना कम शब्द होगा उतना ही अच्छा संक्षेपण होता है। अब देखते हैं संक्षेपण की विधि। विधि का मतलब होता है संक्षेपण किस तरीका से लिखा जाता है, इसका लिखने का विधि क्या है। तो देखिए, संक्षेपण का जो विधि है वो निम्नलिखित है। पहला, मूल अनुच्छेद को अच्छी तरह या 1 या 2 बार पढ़कर कथ्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। मूल अनुच्छेद का मतलब हो गया यानी कि आपको अनुच्छेद दिया गया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मूल अनुच्छेद यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीक़ा से 1 या 2 बार हमको पढ़ करके उसके कथ्य के बारे में समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ठीक है। फिर दूसरा, 1 या 2 बार खंड खंड करके मूल अनुच्छेद की जरूरत बातों तथा तथ्यों को रेखांचित कर लेना चाहिए। मतलब देखो, अगर मान लो 10 लाइन का है तो उसको 5-5 लाइन में 2 खंड में हम लोग बांट लेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको रेखांकित कर लेंगे, यानी उसको चिन्ह डाल देंगे, तब हमें इंपॉर्टेंट बात पता चलेगा, तभी हम लोग 10 लाइन से 3 लाइन में कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, उदाहरणों, पुनरावृत्तियों, लोकगीतियों तथा असंगत और अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि जो महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। चौथा, संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। अन्य पुरुष का मतलब होता है दोस्तों कि तीसरे, 3rd पर्सन, यानी कि देखिए, हाँ, एक तो होता है, देखिए मान लिया जाए कि हम आपको कोई कहानी सुना रहे हैं, तो हम हो गए सुनाने वाले, आप हो गए सुनने वाले। तो जो हम संक्षेपण जो कहानी सुना रहे हैं वो किसी और के बारे में होगा। मान लो कि मैंने कहानी बहुत सुना है, मतलब 1 घंटा का कहानी, और हम आपको 10 मिनट में सुनाएंगे, तो वो जो कहानी हो गया, क्या वो मेरा है, क्या वो आपका है, नहीं, किसी और का है, यानी वो अन्य पुरुष का है। तो हिंदी में 3rd पर्सन अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है, यानी वो किसी और का है जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ, यानी कि तीसरा आदमी समझो। तो हम पहला आदमी बोलने वाले हो गए, आप दूसरा आदमी सुनने वाले हो गया, हम कहानी बता रहे हैं तीसरा आदमी के बारे में। तो वही बताया जा रहा है कि संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। 5वां, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। 7वां, अपनी तरफ से किसी भाव अथवा विचार को नहीं जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने तरीक़े से झूठ को ऐड कर दे रहे हैं। 10 लाइन का में लिखा गया है कुछ के बारे में और आप वहाँ पे 10 से 3 लाइन में आप अपने तरीक़े से कर दे रहे हैं, नहीं, उसी चीज़ों के बारे में आपको बताना है जो चीज़ वहाँ पे आपने देखा है, जो चीज़ वहाँ पे लिखा है। ये नहीं कि अपने तरीक़े से कुछ ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7वां पॉइंट है, कभी कभार संक्षेपण के लिए शब्दों की संख्या दी गई होती है, उसका यथासंभव पालन करना चाहिए। कभी कभी वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, संक्षेपण कि आपको इतना ही शब्दों में लिखना है, तो उसका भी आपको पालन करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको 100 वर्ड में लिखने के लिए बोला गया और आप वहाँ पे 150-200 वर्ड में लिख दिए, ठीक है। तो कभी कभी संक्षेपण के शब्दों की संख्या दी गई होती है, उसी को हमको क्या करना है, पालन करना है। उसके बाद लास्ट हमारा है 8वां नंबर, संक्षेपण का आकार मूल अनुच्छेद के आकार का 1/3 होना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मूल अनुच्छेद होता है, यानी मेन जो अनुच्छेद दिया गया होता है 10 लाइन का, वो आपको 1/3 में कर देना है,
ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों संक्षेपण के प्रकार। तो संक्षेपण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। पहला स्वतंत्र संक्षेपण। स्वतंत्र संक्षेपण जो होता है वो हम लोग स्कूलों में यूज करते हैं, कॉलेजों में यूज करते हैं, जहाँ पे पैसेज दिया रहता है, प्रेसिस राइटिंग दिया रहता है 10 लाइन का, उसको हम लोग छोटे में करके 3 लाइन में करते हैं, नोट्स आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है। ये भी स्वतंत्र संक्षेपण एक संक्षेपण का ही प्रकार है, जिसमें किसी लेखांश मतलब होता है पैसेज का संक्षेप कराया जाता है। संक्षेप मतलब छोटा कराया जाता है, जैसे स्कूलों, कॉलेजों और पाठ्य पुस्तकों आदि में, ठीक है। इसको ही संक्षेप के नाम से जाना जाता है। इसे स्वतंत्र संक्षेप कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया प्रवाहमान संक्षेपण। प्रवाहमान संक्षेपण दे, प्रवाहमान का मतलब ये होता है दोस्तों रुकना नहीं, चलते जाना, ठीक है। प्रवाहमान का मतलब होता है बहते जाना, ठीक है। अब ये क्या देखिए, जब कार्यालय में निस्तारण, इसका मतलब होता है समाधान के लिए ऐसा विषय आता है जिसमें पहले से पत्राचार हो रहा हो या पहले कुछ निर्णय हो चुका हो या आदेश आदि दिए जा चुके हो, तब उन पूर्वागामी पत्रों, निर्णय आदि का प्रवाहमान संक्षेपण करके टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। वह प्रवाहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग अलग कवर में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए जाए को कार्यालय है, वहाँ पे किसी का मान लीजिए कि केस चल रहा है, ठीक है। अब केस चल रहा है तो बार बार मान लीजिए अब वो मेरा मैटर सुन लिया कि मेरे घर में ये हुआ था, ज़मीन का लड़ाई था, ये वो पूरा सुन लिया गया था, ठीक है। तो क्या फिर से जब कभी ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम तो फिर से वो सुना जाएगा? जब मेरा फाइल निकाला जाएगा तो क्या फिर से वो इतना लंबा चौड़ा सुना जाएगा? बिल्कुल नहीं। मान लो कोई नया अधिकारी आ गया तो फिर क्या वो मेरे बारे में इतना सुनेंगे? कल फिर अधिकारी चेंज हो गया तो फिर इतना सुनेंगे? नहीं, बल्कि फर्स्ट में मेरे इतना बड़ा बातों को छोटा बना करके फाइल में एक रख दिया गया, ठीक है, फाइल के साथ कवर करके रख दिया गया। अब अगले अधिकारी उसको पढ़ेंगे, देखेंगे हाँ ऐसे ऐसे मैटर था, सॉल्व हो रहा है तो वो करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक कागज़ बना करके मेरा ही फाइल में एक अलग कवर में बना करके रख देंगे कि सेकेंड बार में इसका मुद्दा यहाँ तक पहुँचा, थर्ड बार में इसका मुद्दा यहाँ तक पहुँचा। मतलब उसको बड़ा से धीरे धीरे छोटा छोटा करते ही जाएंगे और ये रुकते नहीं हैं। तो इसको बोलते हैं प्रवाहमान संक्षेपण। और ये कार्यालय में ही किया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम होगी, उसके समाधान के लिए कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसमें पहले से ही काम उसमें चल रहा है, या तो पहले से ही कोई निर्णय हो चुका है या पहले से ही कोई आदेश दिए जा चुके हैं, और तब पूर्वागामी पत्रों, निर्णय आदि का प्रवाहमान संक्षेपण करने टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको छोटा रूप करके, उसको जो भी आदेश या निर्णय दिया गया था उसको छोटा करके फाइल में कवर के साथ रख दिया जाता है, ठीक है। वह प्रवाहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में रखा जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कि मेरा एक फाइल है, तो जैसे जैसे मेरा मुद्दा बढ़ते गया उसको अलग अलग कवर में करके रखते गए, तो ये होता है प्रवाहमान संक्षेपण, ठीक है। तीसरा है तालिका संक्षेपण। देखिए ये बहुत दिनों से चले आ रहा है, ठीक है। ये जो संक्षेपण है ये बहुत दिनों से चले आ रहा है। इसको क्या होता है पता है, ये लंबे पत्राचार के संक्षेपण में एक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है पता है, एक से अधिक वैज्ञानिकों की क्या होती है, सहायता लेनी पड़ती है। ये नहीं कि एक ही वैज्ञानिक बड़ा को छोटा कर दिया, नहीं। मान लीजिए मुझे कोई भी चीज़ पर विचार करना है तो एक ही वैज्ञानिक बोल देंगे नहीं ये ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मुझे क्या करना पड़ता है, उसका विचार लेना पड़ता है, और उसको अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैज्ञानिकों का लिखा जाता है, अलग अलग उसका सार लिखा जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। और इसका लिखने का तरीका है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाया जाता है। क्षैतिज मतलब होता है एक लंबा लाइन खींचा जाता है नीचे से, एक ऊपर से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एक नीचे लाइन एक ऊपर लाइन, ठीक है। और इसमें कुल 6 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम में क्रम संख्या होता है, दूसरा में होता है पत्र संख्या, तीसरा में होता है दिनांक, चौथा में होता है प्रेषक, और पांचवा में होता है प्रेषिती प्रापक, ठीक है, प्रेषिती प्रापक, और चौथा ये नेक्स्ट होता है विषय वस्तु। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाले, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चौथा सौतापूर्ण संक्षेपण। ये सौतापूर्ण संक्षेपण क्या है, तो मंत्रिमंडल की परिषद के सामने चर्चा या निर्णय के लिए विभागों से जो विषय प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें प्रत्येक के साथ सौतापूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है। देखिए मंत्रिमंडल हो गया, तो मंत्रिमंडल की परिषद के सामने, जो मंत्रिमंडल होता है उसके परिषद के सामने कोई चर्चा या कोई निर्णय के लिए विभाग द्वारा, उसके जो विभाग है उसके द्वारा जो मंत्रिमंडल या परिषद को कोई जो विषय वस्तु देते हैं वो छोटा रूप करके ही देते हैं उसको, ठीक है। मान लीजिए कि
शिक्षक हो गए, प्रिंसिपल हो गए, वो अपना फाइल मांग रहे हैं, तो टीचर का कर्तव्य है कि कोई भी चीज़ उसको छोटा करके देंगे। वैसे मंत्रिमंडल की जो परिषद के सामने कोई भी जब चर्चा या निर्णय के लिए जब कुछ होता है तो विभागों, जो उसके विभाग होते हैं ना, अलग अलग विभाग, वो क्या करते हैं, विषय वस्तु किए जाते हैं और उसमें प्रत्येक के साथ सौतापूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है, छोटे रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं टाइप्स 2 का कि अगर कोई गद्यांश पर संक्षेपण दे दे तो कैसे लिखना है। संक्षेपण आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे आप किसी भी गद्यांश पे आपको दे दे संक्षेपण करने के लिए तो आप संक्षेपण कर लेंगे। ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा 15 नंबर का, जिसमें से लिखा रहेगा निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उचित शीर्षक देकर करें। सबसे पहले इसका शीर्षक देना है और इसका संक्षेपण करना है। संक्षेपण क्या होता है दोस्तों, संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। अगर आपको 6 लाइन में दिया गया गद्यांश से थोड़ा बड़ा होता है और उसका छोटा रूप होता है संक्षेपण। तो गद्यांश अगर आपको 6 लाइन में दिया गया ना तो उसको 3 टुकड़ा कर देना है। तो 2 लाइन, 2 4 लाइन, 2 6 लाइन, 3 टुकड़ा हो गया आपको 2 2 लाइन करके। तो आपको संक्षेपण 2 ही लाइन में करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए गद्यांश आपको 18 लाइन का दिया गया है तो इसका 3 टुकड़ा करना है 6 भाग में। ठीक है, तो आपको उसका संक्षेपण 6 ही लाइन लिखना है। मतलब 18 लाइन का गद्यांश को शॉर्ट तरीका से आपको 6 लाइन में लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम में जो दिया जा रहा है ना संक्षेपण, वो 18 लाइन का आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 18 लाइन का संक्षेपण दिया जा रहा है, तो इसका जो आप संक्षेपण करके छोटा रूप करके लिखेंगे ना तो आपको 6 लाइन में लिखना है। 6 लाइन से 7 लाइन होगा चलेगा, 5 लाइन भी होगा चलेगा, बट ये नहीं कि 9 10 11 12 15 लाइन हो गया, चाहे तो 2 ही लाइन हुआ, नहीं। जितना संक्षेपण लाइन दिया जाता है उसका तीसरा भाग यानी 3 टुकड़ा करके 1 ही टुकड़ा तक लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपका 75 लाइन का है तो 25 लाइन में ही लिखना आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक बार जल्दी से पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। ठीक है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये गद्यांश ये वाला, और जो आपके बुक में पूछा गया, ये पेपर में पूछा गया ये वाला लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन एक ही नहीं, लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा गद्यांश दिया गया। दोस्तों मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, हम आपको पढ़ करके नहीं सुना सकते हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया गया जो कि ऋतुराज बसंत के आने की बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये कितना लाइन का है आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 या 14 लाइन का है। ठीक है, तो इसको अगर हम भाग में बांटे मतलब 3 टुकड़ा में, तो लगभग 3 या 4 लाइन करके होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमको देना है ना वो 3 या 4 लाइन में ही देना है। तो यहाँ पे मैंने कितना दिए देखो, तो 1 2 3 4 5 में दे दिए, चलेगा, 4 से 5 भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही इतना ही में जवाब देना है। ये मेरा कितना का था, लगभग 13 या 14 का लाइन का था, मैंने कितना दिया, 4 लाइन में दिया। ठीक है, इसका तीसरा भाग 4 ही लाइन होगा ना, तो 4 ही लाइन में आंसर देना है। जितना रहेगा उसका 3 टुकड़ा करके 1 ही टुकड़ा तक का आंसर लिखना आपको। ठीक है, सबसे पहले शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब उसका हेडिंग होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ का बात चल रहा है, तो बसंत ऋतु, सॉरी ऋतुराज आने की बात हो रहा है, बसंत ऋतु आने की बात हो रहा है। ठीक है, तो इसका हेडिंग हो जाएगा शीर्षक, जिसको बोलते हैं बसंत ऋतु की शोभा, है ना। यहाँ पे किसका बात किया गया, इस पूरे में बात किया गया है कि बसंत ऋतु जब आता है तो क्या क्या शोभा बढ़ता है, क्या क्या खिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा पर्यावरण कैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल सुंदर लगता है, पेड़ पौधे एकदम पूरा क्या होते हैं, झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं, यही सब का बात किया गया। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ लेना, एक अच्छा सा हेडिंग दे देना आपको। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ हेडिंग ये भी दे सकते हैं बसंत ऋतु, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शीर्षक हो जाएगा इसका बसंत ऋतु की शोभा, और ये भी आपका जो गद्यांश है ना वो इसी के जैसा है। ठीक है, तो इसका भी आप वही दे सकते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु की शोभा, ये हो गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है संक्षेपण। ठीक है, और इसको अंडरलाइन करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है, और इस गद्यांश में आप क्या समझे वो अपने मन से आपको यहाँ पे उसके 3 भाग में लिख देना है। ठीक है, अगर 18 लाइन का है तो 6 लाइन में लिखना है। गद्यांश अगर आपको 15 लाइन का दिया गया है तो 5 लाइन में करना है। इसका मतलब क्या, बहुत आसान है। आप 15 लाइन का गद्यांश को पढ़ेंगे और आप उससे 5 लाइन का भी नहीं समझ पाएंगे, वो भी हिंदी का चीज़, तो 15 लाइन का गद्यांश पढ़ करके आप 5 लाइन का आंसर अपने मर्जी से जरूर दे सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा अपने मर्जी से क्या देंगे, तो यही सब चीज़ें जो यहाँ में से आप कुछ पढ़े ना वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे संक्षेपण में नीचे लिखना है। अब आप सोचोगे कुछ भूल जाएंगे तो हाँ, तो कुछ आपको छोड़ना भी है, ये नहीं कि सारा टॉपिक से लिखना, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। या तो फिर अगर आपको अपने मन से लिखना नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे जो यहाँ पे 13 या 14 लाइन दिया गया, इनमें से
आपको जो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। जो जो सेंटेंस, जो जो वाक्य आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, जैसे कि यहाँ पे ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। उसके बाद आपको और थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, जैसे वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन प्रवृत्तियों के खिलने से यौवन की मदकता छा गई, ठीक है। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट, आम के मंजरियों की गंध और कोयल का आवाज़, बहुरे का गुंजन, सब ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सुख है। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और कितना अंडरलाइन करना है, कितना लिखना है, तो जितना गद्यांश है उसका तीसरा है। अगर 15 लाइन का गद्यांश है तो 5 लाइन तक आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको 5 लाइन आंसर लिखना बन जाए, और वो आप लिख दीजिए। सीधा सीधी संक्षेपण का मतलब होता है कि बड़ा दिया गया उसको आपको छोटा करके लिखना है, और वही चीज़ लिखना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इसका आंसर रहा, और ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देख लिया चौथा पॉइंट, यानी कि संक्षेपण से रिलेटेड कि इसको कैसे बनाना है और ये किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक्स ज्ञापन पर। ये भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो ज्ञापन से भी 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन के प्रकार एवं इसके प्रारूप की उदाहरण सहित विवेचना करना, यानी कि ज्ञापन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या तो फिर उत्पादों पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग के लिए ज्ञापन तैयार करो। मतलब जैसे पत्र लेखन कैसे दिया जाता था, वैसे ही यहाँ पर कोई भी टॉपिक्स दे देगा और उस पर आपको ज्ञापन तैयार करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का देखते हैं, यानी इस क्वेश्चन को देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन के प्रकार एवं इसके प्रारूप। प्रारूप का मतलब होगी दोस्तों कि ज्ञापन को लिखने का फॉर्मेट, कि किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि उसका उदाहरण समझिए आप, ठीक है। तो हमको बताना है कि ज्ञापन का मतलब क्या होता है, ज्ञापन का प्रकार और इसका एक उदाहरण। ये 3 स्टेप हमको बताना है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं कि ज्ञापन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम छोटा सा बताएंगे, इससे आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि ज्ञापन होता क्या है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी पैकेट वगैरह जो बन के आता है, पैकेट वगैरह, उस पर आप लोग देखते होंगे सब कुछ उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि उसको हिंदी में लिख कर के आवे, हिंदी भी रहे और इंग्लिश भी रहे, ठीक है, ताकि समझने में आसान हो। तो हम जो हैं वो राजभाषा विभाग के हैं, जो हम अधिकारी हैं वो राजभाषा विभाग के हैं, तभी तो हम भाषा के बारे में बोल रहे हैं ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों पे लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो हम राजभाषा विभाग में काम करते हैं, और हम इसको ज्ञापन को लिखेंगे कि जो भी पैकेट बन करके आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आना चाहिए, और हम उसी विभाग को देंगे जो जिस विभाग में हम हैं, समझ रहे हैं ना। तो ज्ञापन उसी को बोलता है, क्योंकि यहाँ पे पत्र नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में पत्र नहीं लिखा जा सकता है, तो वहाँ पे ज्ञापन लिखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे पत्र नहीं लिखा जा सकता वहाँ पे ज्ञापन लिखा जाता है, और अपने ही विभाग में लिखा जाता है। मतलब जिस विभाग में हम हैं उसी विभाग में जो लिखा जाता है उसको हम लोग ज्ञापन कहते हैं, ठीक है। और इसमें सुझाव दिया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया ना आपको कि सुझाव दिया जा रहा है कि जो इंग्लिश में छप करके आ रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छप करके आए, ठीक है। तो ये हमारा ज्ञापन होता है। बाकी आपको आगे पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले समझते हैं ज्ञापन का अर्थ। तो ज्ञापन का मतलब होता है किसी को कोई बात बताना, ठीक है, या तो ज्ञात कराना, किसी के बारे में कुछ चीज़ ज्ञात कराना, कोई बात बताना, या सूचित कराना, या जानकारी देना कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। ज्ञापन दरअसल पत्र व्यवहार का ही एक रूप है। जो ज्ञापन होता है ना वो एक दरअसल पत्र व्यवहार के जैसा ही एक क्या रूप है, पत्र के जैसा ही काम करती है, ठीक है। सरकारी पत्र के रूप में इसका इस्तेमाल मंत्रालय के विभिन्न विभागों के बीच किया जाता है, ठीक है। यानी ये एक सरकारी पत्र के रूप में होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो होता है ना वो मंत्रालय के अलग अलग, यानी विभिन्न मतलब अलग अलग विभागों के बीच किया जाता है। मंत्रालय मतलब वही, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, वित्त मंत्रालय हो गया। तो अलग अलग मंत्रालयों के बीच क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी सारे मंत्रालय होता है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग बटा हुआ रहता है ना, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जितने सारे विभाग है, एक विभाग दूसरे विभाग को क्या करेगा, ज्ञापन लिखेगा। कोई चीज़ बताना है तो वहाँ पे क्या लिखेगा, ज्ञापन लिखेगा, ठीक है। जाकर के तो बता नहीं सकता कि हाँ आपको ये काम करना है,
ठीक है, क्योंकि सरकारी कार्य हर चीज़ लिख करके होता है। गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, उसके अंतर्गत जितने सारे विभाग वाले लोग होते हैं वो सारे क्या करेंगे, ज्ञापन लिख करके एक दूसरे को सूचित कराते हैं, कोई चीज़ के बारे में बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। और अपने विभाग वाले अपने ही विभाग को बताएंगे, ये नहीं कि वो कृषि विभाग के हैं तो वो किसी दूसरे विभाग के मतलब क्या कर रहे हैं, ज्ञापन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों और उसके विभागों के बीच इस्तेमाल के दौरान इसे कार्यालय ज्ञापन भी कहा जाता है। देखिए, विभिन्न मंत्रालय यानी अलग अलग मंत्रालयों में और उसके विभागों में, जितने सारे मंत्रालय होते हैं उसके नीचे अलग अलग विभाग, अलग अलग टीम बटे हुए रहते हैं ना, तो अलग अलग मंत्रालय और उसके अलग अलग विभागों के बीच में इस्तेमाल जो किया जाता है ना, उसको हम लोग कार्यालय ज्ञापन भी कहा जाता है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ज्ञापन उसको कहते हैं ना जो एक ही विभाग के आने की जो जितने भी सारे मंत्रालय होते हैं उसके अलग अलग विभागों के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और अलग अलग मंत्रालय और उसके विभागों के बीच में जो इस्तेमाल के दौरान इसे जो किया जाता है उसको कार्यालय ज्ञापन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नीचे देखते हैं। जब शॉर्टकट में, ठीक है, जब अपने ही कर्मचारियों को सामान्य संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह ज्ञापन पत्र कहलाता है, सीधा सीधी बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका दो को छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं। उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थ यानी जो उच्च अधिकारी के अंतर्गत जितने सारे काम करने वाले अधिकारी होते हैं ना, उन्हीं लोगों को विशेष बात की सूचना देने के लिए भी ऐसा पत्र लिखा जाता है ताकि ऐसे काम हो सके वैसे काम हो सके, है ना, इस टाइप से। इसके अलावा ज्ञापन मंत्रियों और अधिकारियों को दिया जाता है। इसके अलावा जो ज्ञापन होता है ना वो बहुत सारे मंत्रियों को, अधिकारियों को भी दिया जाता है, जिसमें भविष्य में और भी अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए इनसे सहायता की अपेक्षा की जाती है। ताकि देखिए, ज्ञापन मंत्रियों और अधिकारियों को क्यों दिया जाता है, ताकि भविष्य में और भी अच्छे ढंग से कोई कार्य हो सके। ठीक है, उसमें सहायता मिल सके। अब देखते हैं ज्ञापन के प्रकार। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा डिटेल से कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, ज्ञापन के प्रकार। ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, एक तो ज्ञापन होते हैं और ये होता है कार्यालय ज्ञापन। इसके पहले भी आया था ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्ञापन और नीचे आया होगा कार्यालय ज्ञापन। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो यही चीज़ आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। ज्ञापन क्या होता है और कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ज्ञापन को एक ही मंत्रालय के विभागों में प्रस्तुत किया जाता है। जो ज्ञापन होता है ना वो एक ही मंत्रालय के विभाग में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के ज्ञापन को विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे देखिए, ज्ञापन क्या होता है, जो एक ही मंत्रालय के विभाग में प्रस्तुत किया जाता है, अलग विभाग में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो कि एक शिक्षा मंत्रालय को लेते हैं, शिक्षा के बारे में बताना, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय का जो ज्ञापन होगा ना वो अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रालय में ही प्रस्तुत करेंगे। ये नहीं कि अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्रालय में या वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत करेंगे, नहीं। अगर वो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का ज्ञापन है तो कहीं भी किसी भी राज्य में वो शिक्षा मंत्रालय में ही प्रस्तुत करेंगे। ये नहीं कि ये शिक्षा मंत्रालय का चीज़ है तो वहाँ पे कृषि मंत्रालय में प्रस्तुत करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये है ज्ञापन जो एक ही मंत्रालय के विभाग में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि कार्यालय ज्ञापन जो होता है वो कार्यालय ज्ञापन वह ज्ञापन होता है जहां पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच संदेश के आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ पे एक ही विभाग में नहीं प्रस्तुत किया जाता बल्कि अलग अलग मंत्रालय के अलग अलग विभागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे बिहार राज्य के कृषि विभाग के ज्ञापन को पश्चिम बंगाल राज्य के व्यावसायिक विभाग में प्रस्तुत किया जाना एक कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। ठीक है, मतलब देखिए, बिहार सरकार जो है वो बिहार का एक कृषि विभाग का जो ज्ञापन है वो पश्चिम बंगाल राज्य के व्यावसायिक विभाग में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे कृषि विभाग का ज्ञापन है जबकि प्रस्तुत किसको किया जा रहा है, व्यावसायिक विभाग को। समझिए, तो ये अलग हो गया ना, तो जो अलग हो जाता है ना उसको कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। जो एक ही मंत्रालय में प्रस्तुत हो ज्ञापन कहलाता है और जो अलग अलग मंत्रालय में क्या हो प्रस्तुत हो उसको कार्यालय ज्ञापन कहलाता है, उसको हम लोग कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ज्ञापन की विशेषताएं। तो ज्ञापन का प्रयोग एक ही कार्यालय के अंतर्गत अंतर्विभागीय आदेश सूचनाओं के प्रसारण हेतु होता है। देखिए, ज्ञापन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ना वो एक ही कार्यालय में करते हैं और एक ही कार्यालय के अंतर्गत अंतर्विभागीय मतलब हो जाता है
यानी एक ही कार्यालय के अंतर्गत जितने सारे विभाग बटे हुए रहते हैं ना, उसी में हम लोग करते हैं। अलग कार्यालय में हम लोग उसमें नहीं करते हैं, ठीक है, अलग मंत्रालय में नहीं करते हैं। एक ही कार्यालय, मान लो एक ही घर के अंदर जितने सारे विभाग बटे हुए रहते हैं ना, उसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अंतर्विभागीय, ठीक है, यानी कि अलग अलग भागों में करते हैं, लेकिन एक ही विभाग के अंतर्गत, एक ही कार्यालय के अंतर्गत सूचनाओं को हम लोग क्या करते हैं, प्रसारण करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका प्रयोग कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं के उत्तर तथा चेतना देते हुए भी होता है। देखिए, इसका प्रयोग हम लोग कर्मचारियों से प्रार्थना करने के लिए कि आपको ऐसे काम करना, ये करना है, उसके लिए पत्र दे सकते हैं। याचिकाओं के उत्तर, कोई चीज़ का उत्तर लेने के लिए, देने के लिए, तथा चेतावनी देने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है कि हम किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं, बल्कि अनुरोधपरक होती है, ठीक है, अनुरोधपरक होती है। आप किसी को आदेशात्मक नहीं दे सकते हैं, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, उससे अनुरोध कर सकते हैं, अनुरोधपरक होता है, ठीक है। इसकी संरचना में कर्मवाच्य वाक्यों का प्रयोग होता है। जो इसकी संरचना होता है, इसकी बनावट होता है, उसमें कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, ठीक है, कर्मवाच्य वाक्यों का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य वाक्यों का प्रयोग होता है, यानी कर्म यानी कि काम से रिलेटेड है, ठीक है। पांचवा, ज्ञापन के अंत में दाहिने ओर भेजने वाले अधिकारों के हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दाहिने ओर, जो कि अभी आपको नीचे फॉर्मेट में पता चल जाएगा, ठीक है। ज्ञापन के जब हम लोग अंत करते हैं ना, तो बाईं ओर नहीं, दाहिनी ओर भेजने वाले, जो व्यक्ति भेजते हैं ना, उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, और वो व्यक्ति किस पद पे है ना, उसका नाम होता है। छठा, जो आदेश पूरी तरह सरकारी नहीं होते हैं, वो ज्ञापन द्वारा भेजे जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे आदेश होते हैं ना, जो पूरी तरीक़ा से सरकारी नहीं होते हैं, वहाँ पे हम लोग पत्र नहीं लिख सकते हैं, वहीं पर हम लोग ज्ञापन का प्रयोग करते हैं, जो पूरी तरीक़ा से क्या हो, सरकारी ना हो। सातवां, कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है। देखिए, कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष का मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। हम आपको बताएं किसी और के बारे में, तो तीन हो गया ना, पे तीसरा व्यक्ति के बारे में हम लोग दो आदमी डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अन्य पुरुष में लिखा जाना। तो कार्यालय जो ज्ञापन होता है ना, वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यानी कि तीसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, तीसरे चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। ये सदैव अन्य पुरुष एक वचन में लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष एक वचन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमेशा वह, ए, वे करके लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में आ जाए, और थर्ड पर्सन में एक वचन, ठीक है, तो एक वचन में आएंगे यह, वे, ये, तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं ये। 9 नंबर है, कार्यालय ज्ञापन में सबसे ऊपर पत्र संख्या और विभाग का नाम लिखा जाता है। जब हम लोग कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं ना, तो सबसे ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पत्र का संख्या लिखते हैं और विभाग का नाम लिखा जाता है, ठीक है। उसका 10 नंबर है, इसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान या विचार विनिमय भेजने या बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है, इसमें से आप लोग जो सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगे 5-7 पॉइंट, वो भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं ज्ञापन का प्रारूप, यानी ज्ञापन का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। प्रारूप मतलब फॉर्मेट। तो देखिए, कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप कैसा होता है। पहली बात, ऊपर में संख्या लिखा जाता है, 532, 436, कुछ भी। उसके बाद सरकार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यानी भारत सरकार के अंतर्गत कौन सा विभाग, यानी कि कौन सा मंत्रालय है, ठीक है, तो गृह मंत्रालय आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, या तो सिर्फ आप लोग भारत सरकार ही लिख सकते हैं, ठीक है। और जिस विभाग से हैं उसका नाम लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे कृषि विभाग हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, तो ऐसे हो कुछ भी, तो ये होता है फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं स्थान और दिनांक लिखा जाता है। आपको फॉर्मेट ऐसा ही बनाना है। फिर विषय, उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर लिखा जाता है, उसके बाद हस्ताक्षर के बाद वो उसका पद, किस पद पर है वो, प्रधानमंत्री है कि राज्य मंत्री है कि कृषि मंत्री है, क्या है वो, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड में उसी के सामने सेवा में हमेशा लिखा जाता है। उसके बाद मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ठीक है। आप किसको पत्र भेज रहे हैं वो लिखा जाता है, स्थान दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको लिख के समझाते हैं, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण, उत्पादों पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग के लिए ज्ञापन। वही एग्जाम्पल जो मैंने इसके पहले आपको बताया था, ठीक है, कि जो भी चीज़ उत्पाद होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ चावल का उत्पाद हुआ, तो उसका जो पैकेट बनता है वो हर चीज़ उसमें इंग्लिश ही लिखा रहता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए, तो इसके लिए ज्ञापन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसा फॉर्मेट मैंने तैयार किया है।
सबसे पहले मैंने आपको ऊपर में बताया था संख्या लिखना है, कुछ भी लिख देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 213/2024 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए गृह मंत्रालय भारत सरकार लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, भारत सरकार कर देना है और नीचे आपको राजभाषा विभाग लिख देना है या कृषि विभाग लिख देना है, जिस भी विभाग से आप लिख रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार, उसके बाद नीचे विभाग, कृषि विभाग, वित्तीय विभाग, जिससे हैं आप लोग, ठीक है, या तो फिर गृह मंत्रालय, ठीक है, जो भी है। उसके बाद जगह नई दिल्ली, दिसंबर, जो भी डेट वगैरह है वो लिखना आपको, जो जैसे कि बताया गया तभी ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच में एक बड़ा सा लाइन से लिखना आपको कार्यालय ज्ञापन। उसके बाद विषय क्या था मेरा कि उत्पाद पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर देना है। केंद्र सरकार के उद्यमों द्वारा अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यह देखा गया है कि उसके विवरण प्रायः अंग्रेजी में दिए जाते हैं। ऐसा करना राजभाषा नीति के विरुद्ध है। ऐसा करने से राजभाषा क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। वित्त मंत्रालय से अनुरोध है, ठीक है, जिसको भी आप लिख रहे हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि वह अपने नियंत्रण में आने वाले निगमों, कंपनियों, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जितने सारे कंपनियां आ रहा है उसको निर्देशित करें ज्ञापन के माध्यम से कि भविष्य में उनके द्वारा निर्मित उत्पादन पर विवरण अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी दिए जाएं, ठीक है। उसके बाद इस संबंध में जारी किए गए आदेश की एक प्रति इस विभाग को भी सूचनार्थ भेजी जाए, मतलब जीरोक्स होता है ना, वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे जो लिखा गया दीनानाथ वर्मा, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम होता है जो लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा सचिव हैं, तो सहायक सचिव हैं, कहाँ का, राजभाषा विभाग का। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कृषि विभाग से हैं कि राजभाषा विभाग से हैं, सो ठीक है। उसके बाद उसी के सामने लेफ्ट साइड में सेवा में हमेशा आपको लिखना है। उसके बाद आप किसको पत्र दे रहे हैं, वित्त मंत्रालय, ठीक है, या गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, किसको दे रहा है, वो जगह कहाँ पे है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया फॉर्मेट या समझ में नहीं आया, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको ये फॉर्मेट बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, उत्पादों पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग के लिए ज्ञापन तैयार करना, यानी कि ज्ञापन कैसे बनाया जाता है। हालांकि दोस्तों ऊपर वाला ही क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने ज्ञापन का जो फॉर्मेट है उसको देख लिया, ठीक है। फिर देखते हैं ज्ञापन का प्रारूप, यानी ज्ञापन का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। प्रारूप मतलब फॉर्मेट। तो देखिए कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप कैसा होता है। पहली बात, ऊपर में संख्या लिखा जाता है 532, 436, कुछ भी। उसके बाद सरकार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यानी भारत सरकार के अंतर्गत कौन सा विभाग, यानी कि कौन सा मंत्रालय है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, या तो सिर्फ आप लोग भारत सरकार ही लिख सकते हैं, ठीक है। और जिस विभाग से हैं उसका नाम लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कृषि विभाग हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है। तो ऐसे हो कुछ भी, तो ये होता है फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं स्थान और दिनांक लिखा जाता है। आपको फॉर्मेट ऐसा ही बनाना है। फिर विषय, उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर लिखा जाता है। उसके बाद हस्ताक्षर के बाद वो उसका पद, किस पद पर है, वो प्रधानमंत्री है कि राज्य मंत्री है कि कृषि मंत्री है, क्या है वो, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड में उसी के सामने सेवा में हमेशा लिखा जाता है। उसके बाद मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ठीक है। आप किसको पत्र भेज रहे हैं वो लिखा जाता है, स्थान दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको लिख के समझाते हैं, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण, उत्पादों पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग के लिए ज्ञापन। वही एग्जाम्पल जो मैंने इसके पहले आपको बताया था, ठीक है, कि जो भी चीज़ उत्पाद होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ चावल का उत्पाद हुआ, तो उसका जो पैकेट बनता है वो हर चीज़ उसमें इंग्लिश ही लिखा रहता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए, तो इसके लिए ज्ञापन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसा फॉर्मेट मैंने तैयार किया है। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर में बताया था संख्या लिखना है, कुछ भी लिख देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 213/2024 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए गृह मंत्रालय भारत सरकार लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, भारत सरकार कर देना है और नीचे आपको राजभाषा विभाग लिख देना है या कृषि विभाग लिख देना है, जिस भी विभाग से आप लिख रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार, उसके बाद नीचे विभाग, कृषि विभाग, वित्तीय विभाग, जिससे हैं आप लोग, ठीक है, या तो फिर गृह मंत्रालय, ठीक है, जो भी है। उसके बाद जगह नई दिल्ली, दिसंबर, जो भी डेट वगैरह है वो लिखना आपको, जो जैसे कि बताया गया तभी ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच में एक बड़ा सा लाइन से लिखना आपको कार्यालय ज्ञापन। उसके बाद विषय क्या था मेरा कि उत्पाद पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर देना है। केंद्र सरकार के उद्यमों द्वारा अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यह देखा गया है कि उसके विवरण प्रायः अंग्रेजी में दिए जाते हैं। ऐसा करना राजभाषा नीति के विरुद्ध है। ऐसा करने से राजभाषा क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। वित्त मंत्रालय से अनुरोध है,
ठीक है, जिसको भी आप लिख रहे हैं वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि वह अपने नियंत्रण में आने वाले निगमों, कंपनियों यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जितने सारे कंपनियां आ रहा है उसको निर्देशित करें ज्ञापन के माध्यम से कि भविष्य में उनके द्वारा निर्मित उत्पादन पर विवरण अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी दिए जाएं। ठीक है, उसके बाद इस संबंध में जारी किए गए आदेश की एक प्रति इस विभाग को भी सूचनार्थ भेजी जाए। मतलब ये जीरोक्स होता है ना, वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे जो लिखा गया दीनानाथ वर्मा, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम होता है जो लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा सचिव हैं, तो सहायक सचिव हैं कहाँ का, राजभाषा विभाग का, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कृषि विभाग से हैं कि राजभाषा विभाग से हैं। सो ठीक है, उसके बाद उसी के सामने लेफ्ट साइड में सेवा में हमेशा आपको लिखना है। उसके बाद आप किसको पत्र दे रहे हैं, वित्त मंत्रालय, ठीक है, या गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, किसको दे रहा है, वो जगह कहाँ पे है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा जो दोस्तों आज का ये वीडियो जो 45 मार्क्स का था कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद आपको और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट की तैयारी करो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बार बार एक ही चीज़ों को दोहराया जा रहा है, ये सब चीज़ों से आप बचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।